तो आइए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन। तो आइए बताइए कि जो है इसका उत्तर अबलो न सानी अबनो न सही हो। तो ये यह प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न बहुत ही आसान भी है। तुलसी चूर, मीराबाई, कबीरदास, इनमें से किसकी रचना है? पहली बार यदि हमारे चैनल पर हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को जरूर जोड़ें। यह मेरा व्यक्तिगत तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ए होगा, ठीक है ना। तुलसीदास हैं। और तुलसीदास की जब ये इस पंक्तियों की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि यह पंक्ति जो है ना, यह पंक्ति विनय पत्रिका से ये यह प्रश्न याद रखिएगा, विनय पत्रिका से है, ठीक है ना। विनय पत्रिका से, और विनय पत्रिका की जब बात करते हैं तो 279 ब्रजभाषा और गेय पद है कि नहीं। ब्रजभाषा की बात होती ही है, और गेय पद, ये गेय जो है, गेय का अर्थ ये है कि ये रागबद्ध रचना है। विनय पत्रिका जो है ना, विनय पत्रिका जो है रागबद्ध रचना है, नहीं रागबद्ध रचना है। और तुलसी की भक्ति को जानना है तो विनय पत्रिका ही आधार बना सकते हैं, सीधी सी बात है। तुलसी की भक्ति को से जो है ये है, गोरख जगाए जोग और भक्ति भगाए। तो आप इसको भी याद रखिएगा, एक और, ठीक है ना। गोरख जगाए जोग लोग, बिल्कुल बिल्कुल, जोग। इसके बाद जो है एक और बहुचर्चित जो कवितावली वाली है, खेती न किसानी को भिखारी करो भीख भली, है ना कि। और इसके बाद जो है वो जब कहते हैं कि मातु पिता के बिना त्यागने की जब बात करते हैं, मातु पिता जग जाई तजियो, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और रही बात सूरदास की, मौसम कौन कुटिल क्या है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इनका याद रखिए। बहरहाल अगला प्रश्न देखते हैं। अब राहुल बेल, पुनः राहुल बेल आ गया प्रश्न, यह किसकी रचना है? देखिए यह हमने जो है भले ही लिया है हमने इस नेट के प्रश्न पत्र को आधार बनाया, इसका बताइए। चंद्रबरदाई, रोडा, दामोदर शर्मा या फिर, तो राहुल बेल पर हमने लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है, ठीक है ना। बिल्कुल रोडा है, रोडा है। और रोडा की बात कल भी हम कर रहे थे कि रोडा जो है यह शिलांकित कृति है। और एक और जो है यहाँ आप प्रश्न जोड़ लेंगे, यह प्रश्न जोड़ेंगे, कल हम आपसे चर्चा कर भी रहे थे कि हिंदी की सबसे प्राचीन, हिंदी की सबसे प्राचीन जो है, हिंदी की सबसे प्राचीन चंपू काव्य, सबसे प्राचीन जो है चंपू काव्य, ये अलग है। प्राचीन जो है इसको नोट कर लीजिएगा, चंपू काव्य है रोडा। और इसके अलावा जो है यदि चंपू काव्य की अगर चर्चा करें तो हम आपसे कल भी कह रहे थे, आज भी बता रहे हैं कि चंपू काव्य, इसके अतिरिक्त जो है यजुर्वेद चंपू काव्य में है। और इसके अलावा जो यजुर्वेद के अलावा जो है, तो जब जो है ना, जब गद्य को और पद्य को मिश्रित करते हैं, गद्य पद्य से मिश्रित रचना जो है, कि कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत और विनय पत्रिका और चंदायन। तो निश्चित तौर पे यहाँ भी निश्चित तौर पे आपको उत्तर मिल गया होगा कि अवधी भाषा की रचना विनय पत्रिका है। क्यों? क्योंकि विनय पत्रिका ब्रज की रचना है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, एक और प्रश्न विनय पत्रिका से, विनय पत्रिका का जो मुख्य रस है वो शांत रस है, ठीक है ना। शांत रस में ये निवेदन करते हैं, अर्जी, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन है तुलसीदास का। राम के दरबार में आत्मनिवेदन यानी अर्जी भेजते हैं, उसी को विनय पत्रिका, बिल्कुल ठीक है ना। इसके अलावा जो है ब्रज में इनकी और रचनाओं की अगर बात करें ब्रज भाषा में, तो देखिए हनुमान बाहुक भी ब्रज भाषा में है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली, आप नोट कर लीजिएगा, अलग से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात किया जाए कि उद्धव शतक। चलिए उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक सत्यनारायण कविरत्न स्नेही जी की है, नाथुराम शर्मा शंकर का है, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उद्धव शतक की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पे किसकी रचना है उद्धव शतक? बताइए उद्धव शतक किसकी रचना है? बिल्कुल बताइए उद्धव शतक किसकी रचना है? भाई रत्नाकर जी की रचना है कि नहीं? हमने आपको बताया भी था कि जो है इन्होंने जो है एशियन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श के नाम से इन्होंने अनुवाद भी किया है। उद्धव शतक की रचना जो है, याद रखेंगे आप, ये 1929 ईस्वी में उद्धव शतक की रचना जो है रत्नाकर जी करते हैं, ठीक है ना, 1929 में। इसके अलावा ये एक चीज और याद रखना है कि उद्धव शतक जो है इनका एक खंड काव्य है उद्धव शतक। इस ये जो है पद्माकर ने गंगा लहरी लिखा था, पद्माकर ने गंगा लहरी लिखा था। इनकी रचना का नाम था गंगावतरण, दूसरी रचना गंगावतरण, गंगावतरण लिखा था इन्होंने, पद्माकर ने।
जब बिठूर पे कानपुर वहां गए तो वहां पर जो है ये भी खंड काव्य है, ठीक है ना। गंगावतरण भी जो है ये खंड काव्य है, गंगावतरण भी। गंगावतरण के अलावा जो है गंगा लहरी भी लिखते हैं, ठीक है ना, गंगा लहरी, गंगावतरण और गंगा लहरी। तो आप बस इनको जो है रत्नाकर की बात अगर करें तो रत्नाकर और कविरत्न दोनों जो है जब हम आधुनिक युग में जो है ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या रसिक प्रिया, केशव दास की रचना नहीं है। तो निश्चित तौर पर केशव रामचंद्रिका है, ये भी है, रसिक प्रिया भी है, और ललित ललाम। सबने उत्तर यहाँ दिया है, सबके उत्तर सही हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? किसकी है? ललित ललाम जो है मतीराम की रचना, मतीराम की रचना है ललित ललाम। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो मुख्य उद्देश्य ये अलंकार ग्रंथ है, यह ललित ललाम जो है यह अलंकार ग्रंथ है, पहली चीज ये याद रखिएगा। और अलंकार ग्रंथ है बिल्कुल। इसके अलावा जो है जो अगर मतीराम की बात करें, देखिए सामान्य रूप से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के यहाँ हल किया जाए, और आप भी उन प्रश्नों को जो है देखते रहें सामान्य, जिससे इनकी जो है अगर चर्चा करें। इसके अलावा ललित रसराज आप याद रखिए, रसराज तो खैर कि भाई निराला की जो राम की शक्ति पूजा है की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? क्या कंबन का रामायण है, कृतिवासी रामायण है? राम की शक्ति पूजा की अगर चर्चा किया जाए तो यह लंबी कविता है। और निराला ने 1936 में, ठीक है ना, 1936 ईस्वी में जो है निराला ने इस लंबी कविता को लिखा था। और अगर यहाँ देखा जाए तो राम की शक्ति पूजा में गांधी जी का प्रभाव आपको साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है ये यहाँ जो है आपको गांधी जी का प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है ना। दूसरा अगर दर्शन की बात करें तो निराला जो है अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद से। और आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि कृतिवासी रामायण जो है यह आधार ग्रंथ है किसका? निराला की राम की शक्ति पूजा का, निराला की राम की शक्ति पूजा का बिल्कुल आधार ग्रंथ है। और निराला भाई आप देखिएगा वहां पर जो है मतवाला पत्रिका भी है, इसको अलग से भी हम लोग जो है अलग से पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा को अलग से पढ़ेंगे, एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस पे जो है, ठीक है ना। जब आत्मजयी, पुनः प्रश्न आ गया, आत्मजयी जो है किसकी रचना? चलिए, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर व्याभारती या फिर नरेश मेहता। तो आत्मजयी निश्चित तौर पर किसकी रचना है? आत्मजयी भाई कुंवर नारायण की रचना है कि नहीं? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। और कई बार हम लोगों ने, बस एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको ये इसलिए रोक रहे हैं कि 1965 ईस्वी में जो है ये आत्मजयी की रचना करते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण 1965 ईस्वी में इसकी रचना करते हैं। और आत्मजयी कठोपनिषद पर आधारित है। ये कई बार हमने कि आत्मजयी जो है ना कठोपनिषद पर जो है, जो बाजस्वा हैं पुरानी पीढ़ी के जो है, और जो नचिकेता हैं वो जो है आधुनिक पीढ़ी यानी बौद्धिक चेतना के कवि हैं। ये भी हम उस दिन बताए थे आपको कि इसमें इन्होंने एक मूल्य स्थापित करते हैं, ठीक है ना, मूल्य स्थापित करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर देखिए दुष्यंत कुमार की बात किया जाए तो भाई दुष्यंत कुमार जो है साये में धूप और एक कंठ बिस्पाई, है कि नहीं भाई? बस दो ही वो आप देखिएगा। दुष्यंत कुमार जो है, जब आप जो है याद कीजिएगा 1963 के आसपास, 1963 के आसपास जो है इनकी जो है रचना आती है एक कंठ बिस्पाई, और साय में धूप तो है ही। दुष्यंत कुमार जो है 1900। नरेश मेहता की बात करें तो नरेश मेहता की का नाम लेकर जो है सबसे पहले जो उनकी रचना आती है कौन सी भाई? सबसे पहले हमारे दिमाग में नरेश मेहता की बात है, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं तो कहती अरे यार जो है नरेश मेहता हैं। तो संशय की एक रात जो है, और इसके अलावा जो है अगर देखा जाए जो महत्व, देखिए महत्वपूर्ण जो है रचनाओं की हम चर्चा करते हैं। और समय देवता है कि नहीं, यहाँ हम लिख देते हैं समय देवता। दो रचनाएं अगर देखा जाए ये नरेश मेहता की, ठीक है ना। पर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या मोहन राकेश। तो नई कहानी आंदोलन जब शुरू हुआ उसमें 3 नाम थे, बिल्कुल 3 नाम थे, 3 नाम महत्वपूर्ण थे। चलिए जो है स्वागत है आप लोगों के, आप सभी को उत्तर जो है बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और ये ज्ञान रंजन नहीं थे। नई कहानी आंदोलन में ज्ञान रंजन नहीं थे।
और अगर कमलेश्वर की बात किया जाए, कमलेश्वर और तीनों लोग थे, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और ये जो है मोहन राकेश। कमलेश्वर की कल कहानी की चर्चा हम कर रहे थे ना, तलाश, तलाश। इसके बाद नेट वाली कहानी जो है 1975 वाली, आपको याद ही होगा, कमलेश्वर की राजा, इसको जो है हम लोग पढ़े भी थे उस दिन, निर्वंशिया, 1975 की कहानी है इनकी। और तलाश की बात हम लोग कल कर ही रहे थे, ठीक है ना। तलाश जो हमने पूछा था, प्रश्न भी आया था उसमें कि तलाश किसकी जो है रचना है, और एक जो एक कस्बे का आदमी, करेक्ट। इसके बाद जो है इनकी एक कहानी जो है, एक जो है एक कस्बे का आदमी। अगर तीन कहानी भी आप याद रखेंगे, ये तो मान लीजिए नेट में आपको पढ़ना ही है, तीन कहानी आप याद रखेंगे तो इनका जो है कम लगभग कमोबेश। इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर मोहन राकेश की बात करें, मोहन राकेश की बात करें तो भाई ये तो चलिए, इंसान के खंडहर, और इसके बाद फौलाद की आकाश तो है ही, और परमात्मा का कुत्ता याद होगा, इंसान के खंडहर, इसके बाद परमात्मा का कुत्ता, इसके अलावा फौलाद फौलाद का आकाश ये, और राजेंद्र यादव जो है हमेशा देवताओं की मूर्तियां, ठीक है ना। देव, आप नोट करते जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। देवताओं की मूर्तियां तथा अभिमन्यु की आत्महत्या बहुत जरूरी है। अगर इनकी एक कहानी अगर देखा जाए तो अभिमन्यु की जो है आत्मकथ्या, आत्महत्या, आत्महत्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं बोरिसा इल्ला, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना है आगामी परीक्षाओं के लिए। किसकी रचना है? मैं बोरिसा इल्ला। और दूसरी जो है इनका दूसरा उपन्यास जो है आया था मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 में, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये जो है 2012 में। इसके बाद भी एक और रचना आई है, उसका भी नाम जो है 2000, ये तो 2006 में, 6 साल बाद ये रचना, ये दोनों ये उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बता दीजिए, यानी इसकी रचना किसने की? क्या अनामिका है, महुआ माझी हैं निश्चित तौर पे, और या फिर मैत्रेयी पुष्पा या चित्रा मुदगल है। तो भाई देखिए, अनामिका की बात करें तो अनामिका बहुत अच्छी कवित्री हैं, और इनका जो है इनकी रचना बहुत ही फेमस था, 10 द्वारे का पिंजर। पिंजर नहीं, पिंजर अलग है, पिंजर अलग है, पिंजड़े की उड़ान अलग है। 10 अगर इनकी बात करें तो ये महुआ माझी हैं, ठीक है ना। महुआ माझी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था मैं बोरिशा इल्ला। चूंकि अभी बांग्लादेश की जो समस्याएं हैं, तो आप याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और अगर चित्रा मुदगल की बात करें तो ना खेतान तालाबंदी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? मेरी आत्म कहानी निश्चित तौर पर आत्मकथा है। किसकी? श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं, भाई ये तो है ना, ये तो श्याम सुंदर दास की जो है हिंदी की पहली आत्मकथा, श्याम सुंदर दास की जो है द्वारा रचित जो है, कौन सी है? मेरी आत्म कहानी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी आत्म कहानी। और याद रखिएगा इसका भी समय जो है ना, समय सहित आपको याद रखना है, 1941 ईस्वी। ये दूसरी जो पुस्तक है इसका नाम है मेरी असफलताएं। ये जो किसकी है? ये जो है निश्चित तौर पे गुलाब राय की है कि नहीं? इसको भी डेट सहित आपको याद रखना है, 1946 में ये मेरी असफलताएं, ये भी उनकी जो आत्मकथा है गुलाब राय की। मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल जी की है, राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन की जो है क्या है, यह भी इनकी ये आत्मकथा है। ये 1900, ये भी डेट सहित आपको याद रखना है, मेरी जीवन यात्रा। माटी की मूर्तें, आपने सही उत्तर दिया है, इसका उत्तर डी सही है, क्योंकि माटी की मूर्ति यह एक रेखा चित्र है। किसका है? ये बेनीपुरी जी का है, ठीक है ना, यह बेनीपुरी जी का जो है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, क्या यह विद्यानिवास मिश्र का है? कुबेरनाथ राय हैं, हरिशंकर प्रसाद धर्म, बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए यहाँ कहीं कोई जो है समस्या नहीं है, न आपको न हमें, और निश्चित तौर पे आप सभी के उत्तर आ रहे हैं, अच्छे उत्तर हैं, विद्यानिवास मिश्र ही है, ठीक है ना भाई। विद्यानिवास मिश्र की अगर बात करें, इनके निबंधों को पढ़िए आप, तो बहुत दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनके निबंध जो है ललित निबंध, इनके भी, ये भी एक जो है ललित निबंधकार है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके बाद जो है चितवन की छां, अगर डेट में 1953 में लिखते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसको है तो बहुत ज्यादा इनकी संख्या निबंधों की। तो इसके बाद जो है अगर आप तुम चंदन हम पानी की बात अगर छोड़ दें तो ये हो गया। 57 में लिखते हैं तुम चंदन हम पानी।
तुम चंदन में पानी। इसके बाद जो है अगर इसके अलावा एक और याद रखिए, रखना हो आपको, तो भ्रमरानंद के पत्र, ठीक है ना। और इससे भी जरूरी आपको ये है, ये इसके अलावा जो अंगद की नियति तो है ही बिल्कुल। अगर कुबेरनाथ राय की अगर बात किया जाए तो कुबेर, आप भी नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। कुबेरनाथ राय की बात करें तो भाई एक ही अगर देखा जाए, अगर केवल यहाँ प्रिया नीलकंठी ही आप याद रखें, ठीक है ना, केवल अगर प्रिया नीलकंठी याद रखें 19, बिल्कुल प्रिया नीलकंठी, तो कुबेरनाथ राय जो है हरिशंकर परसाई की बात हम लोग जिसे भोला राम का जीव से लेकर और आगे तक, आगे कहने का अर्थ ये है, और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। अगला देखते हैं, इनमें से कौन जो है मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह मार्क्सवाद में नहीं आते हैं। तो ये तो हमें लग रहा है कि आपको ना कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हैं ही, ये भी हैं, नामवर सिंह भी हैं। नंदुलारे वाजपेयी इसमें जो है नहीं है, क्योंकि नंदुलारे वाजपेयी जो कैसे समीक्षक हैं, ये जो है छायावादी हैं, छायावाद को मानते हैं, और छायावाद पे इनका जो है महत्वपूर्ण अध्ययन है, महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। शेष सभी जो है मार्क्सवादी। अगला देखिए, अगला प्रश्न का उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? इसमें सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। द्रौपदी, बादशाह, गुलाम बेगम, इसका उत्तर बताइए, या सेतुबंध। तो इसका उत्तर बताइए कौन सा इनका जो है नाटक जो है नहीं है, किसका? सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। कौन भाई? इसके अलावा जो 8वां सर्ग की चर्चा तो हम लोग कई बार से कर रहे हैं, ये भी यहाँ नोट कर देते हैं आपके सामने। 8वां सर्ग की बात हम भी यहाँ कर देते हैं। 8वां सर्ग के बाद जो है घोड़ा और घास तो रहेगा ही, चलिए। और अगर सेतुबंध की बात करें तो ये जो लास्ट में 1972 में इनका आता है, नहीं बिल्कुल। बादशाह, गुलाम बेगम जो है इनका नहीं, छोटे सैयद, बड़े सैयद भी है। द्रौपदी भी इनकी रचना है, और बादशाह, गुलाम बेगम याद रखिएगा ये जो है गिरिराज किशोर का नाटक है, ठीक है ना, गिरिराज किशोर का नाटक है। वही गिरिराज किशोर जिन्होंने, ठीक है ना, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के माध्यम से जो है एक नए तरीके से जो है प्रस्तुत किया गांधी, बिल्कुल गांधी के प्रभाव को। तो गिरिराज किशोर को याद रखिएगा। इनके अन्य नाटकों में जो है प्रजा ही रहने दो और बादशाह, गुलाम बेगम। भाई सुरेंद्र वर्मा की बात तो हो ही गई, ये छोटे सैयद, बड़े सैयद, सेतुबंध, 8वां सर्ग तो है ही, घोड़ा और घास, और चेहरे और किसके चेहरे, ये हो गया सुरेंद्र वर्मा। अगला देखिए, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। 2 यात्रा वृतांत इनके प्रमुख थे। एक तो 1953 में जो है, 1953 में अरे यायावर रहेगा याद लिखते हैं, ठीक है ना। 19 दूसरा जो है 7 साल बाद लिखते हैं, बिल्कुल उन्हीं का है, एक बूंद सहसा उछली, सहसा उछली। ये भी यात्रा वृतांत जो है किसका है? ये भी 7 साल बाद का अर्थ, यानी 1960 में लिखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना, अज्ञेय का यात्रा वृतांत। और यात्रा वृतांत अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? चलिए बताइए, इसका उत्तर बताइए। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान या प्रिय प्रवास, कौन सा महाकाव्य नहीं है? कौन सा महाकाव्य नहीं है? उत्तर बताइए, कौन सा महाकाव्य नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, जल्दी बताइए। देखिए साकेत बिल्कुल है महाकाव्य। साकेत की रचना मैथिली शरणगुप्त कब करते हैं? 1931 में करते हैं। 1931 में मैथिली शरणगुप्त साकेत की रचना करते हैं। और साकेत में कितने सर्ग हैं महाकाव्य में? इसमें 12 सर्ग हैं, आप इसको याद रखिए। कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी तो निश्चित तौर पे प्रसाद का है ही महाकाव्य। और कामायनी की रचना जो है लगभग 1936 में कामायनी की रचना होती है, और इसमें कुल जो है 15 सर्ग हैं। महाप्रस्थान जो है, बिल्कुल महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता का एक खंड काव्य है। महाप्रस्थान जो है इसकी विधा क्या है? महाप्रस्थान जो है एक खंड काव्य है जिसके रचनाकार हैं नरेश मेहता, ठीक है ना, जिन्होंने 1965 में खंड काव्य लिखा था महाप्रस्थान। और रही बात जो है प्रिय प्रवास की, तो प्रिय प्रवास सबको पता ही है कि हरिऔध जी ने जो है 1914 में लिखा। और 1914 में जब लिखा तो इसमें जो है 17 सर्ग थे। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना सर्गों की संख्या 17 है। तो अगर देखा जाए इसमें
कई प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल कई प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएंगे। अब जैसे यहीं अगर प्रश्न पूछना हो और बढ़िया प्रश्न है, और यहीं पर अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि चलिए भाई आप बता दीजिए कि कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं, आप इसका उत्तर बताइए। कुरुक्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर एक बार रिवीजन करें, कम से कम 8 से 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये रहा कि महाकाव्य, चलिए महाप्रस्थान नहीं है, किसकी रचना है, नरेश मेहता की 1965 में। साकेत में कितने सर्ग होते हैं, 12 सर्ग। कमायनी के 15 सर्ग, उसकी चर्चा हो ही गई है। प्रिय प्रवास में कितने हैं, 17 सर्ग, ये भी याद रखिएगा, 17 सर्ग जो है। और कुरुक्षेत्र में कितने हैं, 7 सर्ग हैं, ठीक नहीं, 7 सर्ग कुरुक्षेत्र में है। महाप्रस्थान की विधा बताइए, तो महाप्रस्थान जो है कौन सी विधा है, महाप्रस्थान की विधा जो है खंड काव्य है। और एक ऐसे ही कृष्णायन की बात आ जाती है, चूंकि अवधि में लिखा था 7 कांडों में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, चलिए बता दीजिए किसकी उक्ति है, दंडी, भामा, रुद्रट या भरत मुनि, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप इसका उत्तर जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और निश्चित तौर पे जो है हम तो बार बार यही करें कि भाई हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखिए, देखें थोड़ा कमेंट जो है आप लोगों के, तो ये जो है निश्चित तौर पे दंडी के हैं, है कि नहीं, दंडी का जो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, दंडी का है, बिल्कुल दंडी का है, ये दंडी। ए सही है, बिल्कुल इसका उत्तर ए सही है, ए इसका उत्तर सही है, पहली बात ए सही है। दूसरी बात देखिए, अगर दंडी की बात करें तो कम से कम 2 रचना तो आपको याद ही होनी चाहिए, और याद ही होगा। एक तो इनकी रचना जो काव्यादर्श, और दूसरी जो 10 कुमार चरितम, यानी 10 कुमार चरित, काव्यादर्श 10 कुमार, फिर 2 रचना अगर याद रखिएगा दंडी की, 2 रचना और एक ये 3 याद रखेंगे, और जो दंडी के जो है ना पदलालित्य की बात याद रखेंगे, तो इतना जो है हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, बिल्कुल। अगर भामा की बात करें तो भामा का जो कथन है शब्दार्थ सहितौ काव्यम, भामा का है, बिल्कुल काव्यालंकार जो है शब्दार्थ सहितौ काव्यम। दूसरी बात जो है, अगर जो है भरत मुनि की तो भाई बात ही अलग है, भरत मुनि बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा रूपक, रूपकातिशयोक्ति या फिर अन्योक्ति। तो अलंकार की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अलंकार की बात करें किसकी, तो भाई ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ देखिएगा आप लोग जो है आंधी की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के बाद जो है जब भक्ति की बात करते हैं और भक्ति से सराबोर की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है रूपक की बात करते हैं। रूपक का जो है भाई उपमेय में उपमान का निषेध या आरोप 100% रूपक है भाई। रूपक में अब देखिए रूपमा के में जो है समान धर्म की बात की जाती है, बहुत ही आसान है। उपमानेन सातस्य, समान धर्म की बात की जाती है। अन्योक्ति में तो हम कई दिन से अन्योक्ति को पढ़ते आ रहे हैं कि अन्य के द्वारा कही गई युक्ति जो है अन्योक्ति होती है। बहरहाल आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम बार बार कह रहे कि जो है यह पेपर जो है नेट का है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो आप कोई भी परीक्षा दे लें, कोई भी परीक्षा दे लें, हिंदी के प्रश्नों की जो प्रकृति है चाहे वो नेट में आए, चाहे टीजीटी पीजीटी में आए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाए वहाँ आए, अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका उत्तर निश्चित तौर पे ए ही होगा। इसलिए होगा कि पहली बार जो गुलेरी जी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, सबसे पहले गुलेरी ने जो है ना साहित्यिक हिंदी को जो है ना साहित्यिक हिंदी को या क्या यानी अब पुराने हिंदी के रूप में जो है अभिहित किया पहली बार। पहले गुलेरी करते हैं, लेकिन उसको जो है ना उसे पुष्टि प्रदान करते हैं आचार्य शुक्ल। तो चूंकि गुलेरी जी का नाम रहता तो यहाँ गुलेरी ही। अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, हिंदी काव्य धारा लिखा है। हिंदी काव्य धारा में जो है ना, हिंदी काव्य धारा में ये क्या करते हैं कि अपभ्रंश को ही कहते हैं कि यार अपभ्रंश ही हिंदी है, अपभ्रंश को ही इन्होंने हिंदी माना। किसमें, हिंदी काव्य धारा में। वही हिंदी काव्य धारा जिसमें सरहपाद वगैरह की रचनाएं संकलित है। दूसरी बात जो है
एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल जो है ना, आचार्य शुक्ल एक शब्द यहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना, प्राकृताभास। तो ये पुरानी हिंदी को प्राकृताभास कहते हैं, पुरानी हिंदी बिल्कुल, ये जो है ना आचार्य शुक्ल जो है पुरानी हिंदी को प्राकृताभास भी कहते हैं। फिर से इस प्रश्न से और एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर आपको समझ लीजिए कि पहली बार साहित्यिक हिंदी को पुरानी हिंदी, यानी पुरानी हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कौन करता है, ये गुलेरी करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। गुलेरी जी ने पहली बार पुराने हिंदी का, यानी हिंदी, सीधी सी बात, पुराने हिंदी का प्रयोग गुलेरी जी पहली बार करते हैं। लेकिन भाई जब तक शुक्ल जी ने, अगर इसे ये प्रमाणित करते हैं शुक्ल जी, अगर यहाँ गुलेरी जी का नाम रहता तो भाई ये गुलेरी जी ही सही होता निश्चित, ये प्रश्न था वहां पे। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को हिंदी कहा, बाद में शुक्ल जी पुराने हिंदी को प्राकृताभास कहते हैं। ब्रज भाषा की किस अपभ्रंश है, ब्रज भाषा बताइए, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैसाची। तो अगर देखा जाए तो मागधी से नहीं है, क्योंकि मागधी से ब्रज नहीं है। इसका उत्तर बताइए, मागधी से कौन कौन सी है, मागधी से कौन सी है, बिहारी, बिहारी का अर्थ है मगही, मैथिली, भोजपुरी हो गया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पैसाची सौरसेनी है, सौरसेनी से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, और पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, ये ब्रज, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बिल्कुल ये सही है आप लोगों के। डिंगल भाषा का संबंध बताइए, ये तो निश्चित है बिल्कुल, डिंगल भाषा का संबंध जो है हरियाणवी से है, राजस्थानी से, अवधी से है, या फिर आपका जो है, तो निश्चित बिल्कुल सही है, डिंगल पिंगल जो है ये राजस्थानी से है। लेकिन यह प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से भी आता है, डिंगल में है क्या, तो देखिए डिंगल में क्या है, आप ऐसे याद रखना है, आर डी, ठीक है ना। इसके बाद जो है ए बी, देखिए ये डिंगल हो गया, डिंगल का अर्थ क्या हुआ, ए का अर्थ हो गया अपभ्रंश, आर का मतलब है राजस्थानी, यानी अपभ्रंश और राजस्थानी को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा आपका डिंगल। ए आर डी का अर्थ ये हुआ कि अपभ्रंश और राजस्थानी को जोड़ दीजिए, डिंगल बन गया। ऐसे ही पिंगल, ए का अर्थ हो गया अपभ्रंश, ये प्रश्न आता है, और बी का मतलब होता है ब्रज, यानी कहने का अर्थ ये है कि अपभ्रंश और ब्रज को जो है आप ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पिंगल। तो डिंगल और पिंगल जो है आपको याद रखना है। और डिंगल काव्य में अगर उनके नामों को अगर की चर्चा करें, है कि नहीं, ढोला मारूंगा, रणमल छंद, ये दोनों याद रखिएगा बिल्कुल, सिरधर व्यास वाला। अगला प्रश्न देखिए, अब आइए थोड़ा सा ना रचनाओं को मिलाया जाए, चूंकि प्रश्न दिया था और बहुत ही आसान प्रश्न है। काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए आप। इसमें रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, वैदेही वनवास है, और जो है राम की शक्ति पूजा है। तो ये तो बहुत ही चर्चित, बहुचर्चित रचनाएं हैं। अगर देखिए रामचंद्रिका की बात करें, रामचंद्रिका की बात करें तो केशव ने रामचंद्रिका, ये महाकाव्य था ही, और इसकी रचना ये 1601 में करते हैं। बिल्कुल उत्तर देते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर देते रहिए। और रामचरितमानस की रचना जो है अवधि में जो है 1574 में किया जाता है तुलसी के द्वारा, राम, बिल्कुल है कि नहीं। वैदेही वनवास जो है, वैदेही वनवास हरिऔध जी ने 1940 में इसकी रचना की थी। और राम की शक्ति पूजा लंबी कविता निराला की हमने चर्चा की, इन्होंने 1936 में। अब आप इस आधार पे आप लगा लीजिए, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले जो है रामचरितमानस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रामचरितमानस सबसे पहले 1601। इसके बाद जो है आपका रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, यानी जिन्होंने जो है बी उत्तर दिया है उनका उत्तर निश्चित तौर पर सही है, यानी इसका उत्तर बी सही। बड़े आसान प्रश्न है, देखिए बड़े आसान प्रश्न है, निश्चित तौर पे यह भी मिलाना ही है आपको, बिल्कुल यह भी सही है। यहाँ प्रश्न आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा अलग होगा, अगर यहाँ कवि को दे दिया जाए, लेकिन कवि को दे दें तब भी सही रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ उसकी जगह किसी ने कहा कि यहाँ सर जो है ना आप केशव का नाम लिख दीजिए, यहाँ तुलसी का नाम लिख दीजिए, तुलसी के बाद यहाँ जो है हरिऔध का आया है प्रश्न, ये हरिऔध का नाम लिख दीजिए, और ये निराला का, ये भी जो है क्रम वही होगा भाई, तुलसी भक्त। अब तो और इजी हो जाएगा, है कि नहीं। प्रकाशन काल के अनुसार जो हिंदी पत्रिकाओं को सही क्रम में सरस्वती, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप और नागरी प्रचारणी पत्रिका,
नागरी प्रचारणी पत्रिका इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन में रहते हैं। सरस्वती पत्रिका 1900 में, 1868 में, 67 नहीं 68 में कवि वचनसुधा भारतेंदु जी। ऑप्शन ये, इसको ऐसे समझ लें और इसको ऐसे, कुल मिला के ये तो है ना, ये है कि नहीं, ये है, इसको ऐसे समझ लें। तो ये थोड़ा सा जो है इधर से उधर हो गया, ये अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, इसको बताइए। हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप जो 1877 है, निश्चित तौर पे 1877 है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का कब है भाई? नागरी प्रचारणी सभा 1893 में, इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है। तो ये याद रखिएगा, ये पत्रिका शुरुआत होती है वेणु जी के द्वारा, 1896 है। ये आया है प्रश्न, यह प्रश्न आया है कई बार। यह नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में होता है, लेकिन पत्रिका जो है 96 में निकलती है। अब इस आधार पे आप लगा लीजिए इसका उत्तर। निश्चित तौर पे क्या होगा, आप देखिए सबसे पहले आ जाएगा हम लोगों का, यानी आपके सामने सबसे पहले कवि वचनसुधा होगा, फिर नागरी ये होगा, यानी कुल मिला के सी इसका उत्तर सही है। सी उत्तर सही है, आप यहाँ देख सकते हैं सी सही, ठीक है ना, बिल्कुल सी। अगला देखिए, अब बताइए काल के अनुसार जो है ना रचनाकारों का काल, ये प्रश्न है क्योंकि इसको हमने आधार बनाया, हम कहें कि जो है, अब देखिए लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर। अगर ऐसे सीधे भी देखें, सीधे प्रश्न को देखें तो सबसे पहले जो है लाला श्रीनिवास दास ही आएंगे। काल का अगर देखा जाए भाई लगभग 1850 से 51 के आसपास जो है इनका है, वैसे 1850 से 51 के आसपास जो है। अगर प्रेमचंद की बात करें तो भाई उपन्यास समय इनका तो सबको याद ही रहता है कि 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 में इनका निधन होता है। बात आती है अमृतलाल नागर की, तो नागर जी लगभग मान के चलिए ना कि 1916, 15-16, ठीक है ना, ये 16 है। कमलेश्वर अंत में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कमलेश्वर तो खैर बहुत बाद में 32-34 के आसपास जो है। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है कि पहला बिल्कुल ये सही है, 100% ए उत्तर सही। अगला देखते हैं, यहाँ बताइए, ये कई बार प्रश्न आया कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए, और कई बार लोगों ने गलत किया। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, कई बार लोग गलत भी करते हैं और ये प्रश्न कई बार आता है। प्रसाद जो है 1889 से, अगर समय की देखा जाए, प्रसाद का जो समय है 1889 से लेकर 1937, ये प्रसाद हो गए। पंत जी की बात करें, अगर पंत जी की बात करें तो सीधी सी बात तो सबको याद ही होगा, पंत जी जो है ना 1900 से लेकर 1977। निराला की अगर बात करें तो कई जगह जो है अलग दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा 1899 से लेकर, अगर महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें तो 1907 से लेकर 1987। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन होगा। सबसे पहले ये प्रसाद हो गए, इसके बाद जो है देखिए 1899 निराला हो गए, प्रसाद के बाद निराला के बाद फिर पंत हो गए, फिर ये, यानी कुल मिला के जिन्होंने जो है सी उत्तर दिया है, सी उत्तर उनका उत्तर सही है। अब युग की दृष्टि से बताइए, ठीक है ना, कौन जो है कवि जो है किस युग में है। और ये सेनापति, मेरे मालिक याद रखिएगा, सेनापति बड़ा परेशान करते हैं। रहीम हो गए, रसखान हो गए, ये लोग थोड़ा परेशान करते हैं। इवन विद्यापति हो गए, देखिए आदिकाल में विद्यापति, भक्ति काल में केशव, भक्ति काल के अंदर में चूंकि केशव का जो है कई उल्लेख जो है, रीति काल में तो बाद वाले, और इधर जो है सेनापति और रसखान और रहीम। बिल्कुल इसका उत्तर बताइए, और निश्चित तौर पे जो है इनका उत्तर क्या होगा भाई? डी होगा, 100% डी होगा, क्योंकि चंद्रवरदाई आदिकाल, मीराबाई भक्ति काल, सेनापति जो है किसमें आते हैं, और जो है हरिऔध आधुनिक। तो ये डी होगा, बिल्कुल इसका उत्तर डी सही है। अगला देखते हैं, अब नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। चलिए नाटकों का, बड़े आसान नाटक है। अगर देखिए चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक जो ये 1931 में लिखते हैं। अंधेर नगरी की बात करें तो अंधेर नगरी प्रहसन है, प्रहसन भारतेंदु जी कब लिखते हैं? 1881 ईस्वी में लिखते हैं। और मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन कब लिखते हैं? आषाढ़ का एक दिन, याद रखिएगा डेट सही थी, ये तो आपको याद ही होगा, 1958 में लिखते हैं। और जो है बिल्कुल चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर। और इसके अलावा जो है भैया 8वां सर्ग तो बाद में आया गया ही, निश्चित तौर पे बाद में आएगा। हाँ बताइए बिल्कुल क्या होगा उत्तर सही? लोगों ने उत्तर दिया है बी, लेकिन हमको तो लग रहा है सी उत्तर सही है। बिल्कुल सी सही है, ये देखिए
सी उत्तर, जिन लोगों ने सी उत्तर, चलिए सबका सही है, चलिए सबने सी उत्तर दिया है। अगला देखिए, अब बताइए उपन्यासों के बताइए, कला उपन्यासों का जो है ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा उपन्यास जो है। देखिए, अब देखिए अगर बात करें इसमें, अगर सामान्य रूप से जो लोगों को याद रहता है, गोदान हो गया 1936, है कि नहीं, मैला आंचल हो गया 1954, राग दरबारी भी लोगों को पढ़ना है, और बिल्कुल 1968 ही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है रचना, भगवती चरण वर्मा की, और ये उपन्यास जो है 1946 में लिखते हैं। अब इस तरीके से आप मिला लीजिए, यानी सबसे पहले गोदान हो गया, गोदान, ये पहला गोदान हो गया, दूसरा जो है कौन सा होगा, दूसरा ये हो जाएगा, इसके बाद तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा यानी कुल मिला के गोदान कहाँ है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर मैला आंचल, ये राग, ये है। इसका उत्तर बी सही है। जिन लोगों ने बी उत्तर दिया है उनका उत्तर जो है ये सही है। देखिए यह क्रम, यानी सबसे पहले गोदान, गोदान के बाद भगवती चरण वर्मा, फिर 54 में है जी मैलांचल, 54 में वाला। आगे देखते हैं। अब कहानियों का कालक्रम बताइए। उसने कहा था वापसी, तिरीछ और कफन। कहानियों का बताइए। कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब इसमें भाई उसने कहा था पर कई बार चर्चा हो गई कि भाई उसने कहा था 1915 में छपी थी सरस्वती में। कफन भी सबको पता होता है, कफन प्रेमचंद अंतिम कहानी है 36 में लिखते हैं। मामला उषा प्रियवंदा की वापसी और उदय प्रकाश की तिरीछ से है। तो वापसी याद रखिएगा, ये 1960 में, उषा प्रियवंदा की 89 में, 1900, बहुत सारी कहानियां जो है। तो इस तरीके से आप अगर उत्तर दें तो आपका उत्तर क्या सही होगा, निश्चित तौर पर जो है उत्तर इसका डी सही होगा। ठीक है ना, डी इसका उत्तर सही होगा। 29 देखते हैं अगला। अब यहाँ बताइए साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम बता दीजिए। गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। दिख रहा है लंबा चौड़ा, है बहुत आसान भाई। अगर सीधे देखा जाए, सीधे देखा जाए तो यहाँ देखिए सीधी सी बात है, गारसा दत्तासी पहले आ जाएंगे, सेंगर जी आ जाएंगे, शुक्ल जी आ जाएंगे, द्विवेदी जी आ जाएंगे। अगर बिना किसी लाग लपेट के भी अगर देखा जाए तो इसका उत्तर सी सही होगा। निश्चित तौर पे सी सही होगा, है कि नहीं, निश्चित तौर पे इसका उत्तर सी ही सही होगा। अगला देखिए। अब निम्नलिखित ये प्रश्न तो मान के चलिए ना, कालक्रम, आचार्यों के कालक्रम पर प्रश्न हर परीक्षाओं में एक रहता है निश्चित तौर पर इसलिए हमने कहा था कि इसको हम लोग जो है भले बाद में पढ़ते हैं। और उसने हमने कहा था आपसे एक एक आचार्यों की बात हमने की थी, और यह भी कहा था कि पंडित राज जगन्नाथ सबसे लास्ट में आते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सबसे लास्ट में आते हैं। तो जैसे 17वीं सदी है इनका, ये राज जगन्नाथ कौन, रस गंगाधर वाले। भामा की बात अगर देखिए 6वीं शताब्दी में भामा आ गए। दो का तो मान लीजिए सबके एक आम लोगों के जो है हल करने की जो है बात हम कर रहे हैं। इस तरीके से लोग जो है हल करते हैं, आप भी हल करेंगे। मामला आता है कुंतक में, रूप गोस्वामी में, है कि नहीं, कुंतक और रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी वही उज्जवल नीलमणि वाले रूप गोस्वामी। तो भाई ये तो लास्ट में हमने उस दिन भी आपको बताया था। तो कुंतक जो है 10वीं सदी में आते हैं। इसके बाद मामला आता है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी जो है 16वीं शताब्दी में इनका नंबर आता है। यानी कुल मिला के भामा के बाद कुंतक, कुंतक व रूप गोस्वामी, फिर ये, यानी बी इसका उत्तर सही है। 10 प्रश्न और जल्दी देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अब आइए सुमेलित करते हैं पत्रिकाओं को। पत्रिकाओं को हमने अपडेट करके उसको रखा है, उसमें आप उसको देखिएगा, पूरे अपडेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल अपडेट है उसमें। आलोचना के संपादक जो है कौन रहे, अरुण कमल। तद्भव सीधे अखिलेश से। हंस के वर्तमान में जो है संजय शाह है। वाक जो है सुधीर पचौरी। नमिता सिंह याद रखिएगा जो है अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान साहित्य। उत्तर देते रहिए आप लोग। बात यह है कि जो है अगर आलोचना की बात करें तो अरुण संजय कुमार जी और आशुतोष कुमार हैं, दो लोग आलोचना के वर्तमान संपादक। नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इसका उत्तर आप बताइए। तो आप लोगों ने बताया उत्तर की सर जो है ए सही है। निश्चित तौर पे हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि जो है इसका उत्तर ए ही सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इन रचनाकारों को मिलाइए, सुमेलित कीजिए। सारी रचनाएं, बहुत ही सारी रचनाएं, चाहे कितने पाकिस्तान हो, आपको पढ़ना चाहिए। कमलेश्वर का तमस, भीष्म साहनी, मृगनयनी की बात हम लोगों ने किया था उस दिन। वर्मा, वृंदावन वर्मा,
और नीलाचंद शिव प्रसाद सिंह। तो अगर उपन्यासों को मिलाने का बात करें, अच्छा खैर चलिए वो हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल इसको कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो हमें याद आता है कि कितने पाकिस्तान जो है ना किसकी है, ये कमलेश्वर जी की है। और ये जो है ना 2000 ईस्वी, हमको याद आता है कि 2000 ईस्वी में। और तमस की बात करें, तमस की बात करें, तमस जो है याद रखिएगा डेट सहित, डेट सहित तमस जो 1973, इसको पढ़ जाइए। यदि आगामी परीक्षा आपकी 2-3 महीने बाद है तो इस तमस को पढ़ जाइए एक बार। हमने उस दिन भी कहा था समय मिले तो इन सभी उपन्यासों को एक रीडिंग लगा लीजिए। और तमस पे याद रखिएगा बिल्कुल, भीष्म साहनी कहाँ दिख रहे हैं, ये भीष्म साहनी। और इसी पर अर्थ नामक फिल्म बनी थी, ठीक है ना, अर्थ नामक फिल्म बनी थी, इसको भी याद रखिएगा। जहां तक मृगनयनी की बात है तो मृगनयनी निश्चित तौर पे उस दिन हम बताए भी थे कि मृगनयनी वृंदावलाल वर्मा है और इसकी रचना ये 1950 में करते हैं, 1950 में मृगनयनी की रचना करते हैं। और रही बात जो नीला चांद का, तो नीला चांद ही बहुत बेहतरीन उपन्यास है। कहाँ है ये शिव प्रसाद सिंह, ये 1988 में जो है इसकी रचना नीला चांद। अब बड़ी बात ये है कि नीला चांद पर ना, नीला चांद पे 4 साल बाद इनको जो है ना व्यास सम्मान भी मिला था। यानी इनको व्यास सम्मान इसी पुस्तक पे मिला था, कब, 1992 में इनको व्यास सम्मान मिला था। अब इसके हिसाब से आप उत्तर बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। निश्चित तौर पे जो है यानी बी दूसरा हो गया पहले, और पहले के बाद जो है इसके बाद नीला चांद हो गया, नहीं एक मिनट, इसका हो गया पहले का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और इसका हो गया पहला। यानी 2-4-3-1, 2-4-3-1 कहीं दिख रहा है, ये 2-4-3-1 ये, यानी आपका उत्तर सी सही है। और सबने उत्तर दिया है बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहानी का बस 3-4-7 और प्रश्न है, कहानियों से मिला दीजिए कि कौन सी कहानी किसकी है। उषा प्रियवंदा है, अमरकांत हैं, इसके अलावा जो है मोहन राकेश हैं, कौशिक जी हैं। इधर कहानियां ताई हैं, वापसी, दोपहर का भोजन, और परमात्मा का कुत्ता, जिंदगी और जोंक। तो ये तो हमें लग रहा है कि सभी लोग मिला देंगे। प्रियवंदा की वापसी यानी पहले में जो है, अमरकांत का जो है कहाँ गया, जिंदगी और जोंक रजुआ वाली कहानी, मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता, यानी 4 हो गया है कि नहीं। फिर 1 हो, यानी 2-5-4-1 कहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए इसका उत्तर नहीं है तो आप याद रखिएगा 2-5-4, इसको 5 समझ लीजिए। तो ये जो है इसका उत्तर जो है बी सही है। अब नाटकों को सुमेल करना है, नाटकों को, इसका उत्तर बताइए, हम नहीं आपको बताना है। रक्षाबंधन, अंधा कुआं, इधर है लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सक्सेना जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, स्वदेश दीपक है, और सुरेंद्र वर्मा। इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल 34 का। देखिए रक्षाबंधन जो है बिल्कुल 1934 में लिखते हैं। कौन लिखता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। 1934 ईस्वी में किसने किया है रक्षाबंधन, ये प्रेमी जी की है, ठीक है ना, हरे कृष्ण प्रेमी। अंधा कुआं की अगर बात करें, अंधा कुआं की बात करें तो अंधा कुआं जो है ये जो है 1955, डेट सहित आप एक तरह से याद कर लीजिए, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। और बकरी तो कई बार जो है, बकरी की बात कई बार हो चुकी, डेट आप याद कर लीजिएगा, 1974 में बकरी को जो है। और कोर्ट मार्शल भी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, किसका, स्वदेश दीपक का, जिन्होंने 1991 में स्वदेश दीपक। तो कुल मिलाकर जान लीजिए जिन लोगों ने 3-1-2-4 जिन्होंने बी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी बी उत्तर सही है। देखें तो अब आइए कुछ पंक्तियों के साथ जो है, साई के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय, देसिल बयाना सब जन मिठा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तैसन भूषण भिन्न विराजिए, कविता बनिता मित, नैन नचाए कहियो मुस्काए, लला फिर आयो केलन हो रही, किसकी रचना है ये बताइए। फागु की भीर है, भीरन में गई गोविंद, तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना। कहाँ पद्माकर जी दिख रहे हैं, देखिए ये देखिए पद्माकर, यानी चौथे का 3। चलिए इसमें हमें लग रहा है कि ऑप्शन न मिले आपको। साई के सब जीव है, कीरी कुंजर दो, ये कबीर की है, और देसिल बहना विद्यापति की है। ऐसे भूषण भी ये जो है कहाँ, केशव जी देखिए अलंकार वाले। यानी कुल मिलाकर जिन लोगों ने जो है 2, इसके बाद 1 के बाद जो है 4, यानी जिन लोगों ने ABCD ये उत्तर दिया है ना, 2-1-4-3, यहाँ हमने ई लगा दिया। निम्नलिखित कृतियों को, अब कृतियां आ गई, सुमेलित कीजिए यहाँ पे। चलिए 2010 का पेपर, कृतियों को सुमेलित कीजिए। आपके सामने दिख रहा है, संसद से सड़क तक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग धारा, साय में धूप,
साय में धूप तो हमने आपको बताया ना, साय में धूप। बताइए भाई, संसद से सड़क तक की चर्चा कई बार हो गई, धूमिल की, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, युग धारा पहली जो है रचना नागार्जुन की, पहली जो है, पहली नहीं, जो पहली तो राम के प्रति थी, साय में धूप जो है दुष्यंत कुमार। ये तीन है, 3, 2, 4 कहीं दिख रहा है? अच्छा इसमें भी गड़बड़ हो गया, 3, 1, 2, 4, तो इसका उत्तर है 3, ये इसका उत्तर सही है। अगला देखिए, अब इसे बताइए, इनके जो है ना काव्य शास्त्र से है ये, वाक्यम रसात्मकम काव्यम वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द का। ये तो इसकी चर्चा तो हो गई, तो चलिए सबने कहा कि अरे सर ये तो वही वाला है, कि चौथे में तीसरा सही है। और सौंदर्यम अलंकारम सबको पता है, ये वामन का है। वाक्यम रसात्मक काव्य आचार्य विश्वनाथ का है नहीं, साहित्य दर्पण वाले। और ये किसका है बताइए? सी कालिदास का है, ठीक है ना। सी जो है ये कालिदास का है, कालिदास का है। अर्थात जो है 37वें का जिन लोगों ने, भाई सीधी सी बात है, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3, यानी 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3, यानी ए इसका उत्तर सही है। तद 200 तो है ही है। अगला देखिए, अब यहाँ बताइए, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यहाँ हमें नहीं लगता किसी का प्रश्न गलत ना हो। ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, या फिर तो काव्यानुशासन में हो सकता है किसी को अगर समस्या आनी हो तो यहाँ आ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा तो हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या आए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि ध्वन्यालोक जो है ये आनंदवर्धन हो गए, यानी पहले का 3 सही है। काव्यालंकार कई बार हम कह चुके, अगर काव्यालंकार की टीका की बात किया जाता तो बात अलग होती, 4। तब 200 कहाँ गए मम्मट? ये मम्मट हो गए। इसके बाद काव्यानुशासन किसकी रचना है? यानी 3, 4, 1 निश्चित तौर पे जो है ये 2 ही होगा, हेमचंद्र की, ठीक है ना, 2। तो 3, 4, 1, 2 आप जो है सी इसका उत्तर सही है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, और ये एक इसके बाद एक और, कुल मिला के आज 40 ही प्रश्न हम रखेंगे। अब इसका उत्तर बताइए भाई। ये पाश्चात्य जो है काव्य शास्त्र में पुस्तकों के नाम है, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स। ये सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्डसन, क्रोंचे और इलियट। तो अगर इसी की बात किया जाए, तो भाई एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ना, ये किसके? अर्नाल्ड की, मैथ्यू अर्नाल्ड की है। और कालरीज वाली किताब का नाम बायोग्राफिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी आ चुकी है किताब, किसकी? तो अगर इसमें देखा जाए तो 2, 1, 4, 3 यहाँ भी है, 2, 1, 4, 3, यानी यहाँ भी जिन्होंने जो है सी उत्तर दिया उनका उत्तर सही है, बिल्कुल बिल्कुल 39 नंबर का सी। और जो है रिचर्डसन की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, फिलासफी ऑफ रेटारिक। फिलासफी ऑफ, ये महत्वपूर्ण है रिचर्डसन की, फिलासफी ऑफ रेटारिक, याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और जो है अगर इलियट की बात करें महत्वपूर्ण पुस्तक की, तो सेलेक्टेड ऐसे तो याद ही होगा आपको, इसे हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे वीडियो बिल्कुल। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है आपको। ज्यो घनीभूत पीड़ा थी, हेर प्यारे को सेज पास नम्रमुख हंसी खिली, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के। तो ये तो क्लियर हो गया, किसका? कहीं दिख रहे हैं? बी का तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, बताइए। यहाँ 5वां हम यहाँ नोट कर देते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जो है 5वें ऑप्शन में है, ठीक है ना, क्योंकि जो है गीत बेचता हूँ इन्हीं का है, तो ये तो क्लियर हो गया, यानी अंतिम का 5वां। भले कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। बताइए किसकी है? अगर ऐसे ही बता दीजिए, ज्यो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद हो गए, स्रोत वाहिनी को बहने की बात अज्ञेय करते हैं, और सेज का की बात जो है निराला करते, कुल मिला के ये हो गया किसका? पहले नंबर पे प्रसाद हो गए, प्रसाद। दूसरे नंबर पर जो है निराला हो गए, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे अज्ञेय, बहुत ही नदी के द्वीप, ये तो आदि होगा। और चौथे नंबर पे भवानी प्रसाद मिश्र। यह जो है क्रम आपको याद रखना है। इस तरीके से आज पुनः जो हम लोगों ने, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न जो है ये हमने आज भी इसको जो है नेट के ही पेपर से लिया है, नेट के आधार हमने बनाया है।
जून 2012 का पेपर है। तो निश्चित तौर पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि अष्टछाप के प्रथम जो नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है, किसी कोचिंग के से जुड़े हैं हम लोग, शुद्ध रूप से जो है यहाँ ना कभी प्रचार मिलेगा, सीधा आपको मैटर मिलेगा। तो बताइए जो है, तो ये इस पे हमने चर्चा कई बार कर लिया है। जो नया रहता, हम चाहते हैं कि नया रहता है। देखिए, सबसे पहले कीर्तनकार जो है बिल्कुल कुम्भन दास थे। हमने आपसे कहा था जो अष्टछाप, जो 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है, वहाँ जो है ना श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है सबसे बड़ी बात है ना कि उस मंदिर में कीर्तन गान किया जाता था। कीर्तन गान करना, सेवा करना, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्येष्ठ कवि भी यही थे, याद रखिएगा। यानी सबसे पहला नाम जो है कुंभ, हमने आपसे कहा था नहीं, कुसुपक्री। कु का अर्थ होता है कुम्भन दास, सु मीन सूरदास, यानी सबसे पहला नाम इन्हीं का है। सबसे बड़े भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक दिन आपसे यह भी कहा था कि कीर्तनकार का अर्थ है ना कि ये संगीत की एक टोली रहती थी, ठीक है ना। संगीत की एक, जिसे टोली में लोग घूमते हैं, टोली लग रहती थी। यही टोली जो है ना अष्ट सखा के रूप में प्रसिद्ध थी। अष्ट सखा के रूप में प्रसिद्ध थी। तो अष्ट सखा यही अष्ट छाप, यही अष्ट छाप था। क्लियर हो गया ना। और चलिए बिल्कुल इसके बाद हम लोग जो है ना, हम लोग शुक्ल जी की सीरीज को बड़े विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, निश्चित तौर से उस पर लाभ होगा। जायसी कृत पद्मावत क्या है? क्या यह पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, या फिर चंपू काव्य है? चंपू का अर्थ होता है गद्य पद मिश्रित, जिसकी चर्चा हमने विगत कक्षाओं में। तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि जब हम पद्मावत की बात करते हैं तो सबसे ऊपर यही मामला आता है कि पद्मावत जो है, पद्मावत की रचना अवधि में की गई थी, ठीक है ना। और अवधि में की गई थी, यह बात याद रखिएगा कि वह अवधि ठेठ अवधि थी। ठेठ का अर्थ है लोक से जुड़ा, ठीक है ना। और जो तुलसीदास ने जिस अवधि का प्रयोग किया था, वह अवधि जो है साहित्यिक अवधि। तो आप यहाँ याद रखिएगा, यहाँ ठेठ आपको याद रखिएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, निश्चित तौर पे सही आप लोगों के उत्तर है कि पद्मावत जो है एक रूपक काव्य है। रूपक काव्य इसलिए है कि क्योंकि पद्मावत के सभी पात्र जो हैं, कितने पात्र हैं? पात्र आप उस दिन हम बताए भी थे। पात्र नागमती हो गई, या फिर मान लीजिए कि इसमें जो भी पात्र हैं सब किसी न किसी के प्रतीक हैं। पद्मावत में दूसरा है कि याद रखिएगा, इसमें जो है ना 57 सर्ग हैं, 57 सर्ग है। और पद्मावत में रूपक तो है ही, एक प्रबंध काव्य भी है। और पद्मावत के रूपक की अगर चर्चा करें, रूपक की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर हमें उसके उनके जो प्रतीक हैं, जो प्रतीक स्वरूप व्यक्त किए गए हैं, रूपक जिसके आधार पे जायसी ने इसका निर्धारण किया है। तो सबसे पहली बात आती है पद्मावती, पद्मिनी। तो एक एक अगर उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि पद्मावती किसका प्रतीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। नागमती का किसके प्रतीक हैं? इसके बाद जो है अलाउद्दीन आ गए, ठीक है ना। अलाउद्दीन के बाद जो है, इसके बाद जो है कौन है? रतनसेन है, ठीक है ना। सब एक किसी न किसी के जो है ना प्रतीक है। नहीं, कहीं ना कहीं से जो है ना कवि ने जो है रूपक, बिल्कुल रूपक की का जो है कि रूपरेखा। जैसे अगर हम पद्मावनी या पद्मिनी की बात करें तो भाई बुद्धि या श्रद्धा की प्रतीक, यानी अगर यहाँ वहाँ आपको देखिएगा कहीं कहीं बुद्धि भी आता है, बुद्धि या श्रद्धा की प्रतीक जो है पद्मावनी जो है। नागमती के बारे में आपको भी पता है, पुनः एक बार याद भी रखिएगा कि चूंकि दुनिया का धंधा, ठीक है ना, दुनिया का धंधा याद रखिएगा, इसका जो है प्रतीक माना गया है। किसको? नागमती को। अलाउद्दीन के बारे में पता है कि जो है ये माया है। और रतन सेन क्या है? मन है कि नहीं? रतन सेन मन है। इसके बाद चित्तौड़ जो है तन का प्रतीक, ये भी याद रखिएगा। मन तो हो गए, और जो यहाँ चित्तौड़ है, तो ये कहने का अर्थ ये है कि सभी प्रतीक आपको याद रखने हैं। पद्मावत पूरी पढ़ जाइएगा। पद्मावत पर जो है शुक्ल जी ने बड़े विधिवत तरीके से इस पे लिखा है। अब जैसे हीरामन, सुआ है ना, हीरामन गुरु के प्रतीक, उस दिन हम चर्चा कर भी रहे थे। हीरामन जो है ये गुरु के प्रतीक हैं, जो सुआ बिल्कुल गुरु के प्रतीक हैं। और जो है एक और है सिंहल द्वीप आपको पता होगा। सिंहल द्वीप जो है ये किसके? हृदय के प्रतीक हैं, ठीक है ना, हृदय के प्रतीक है। तो ये प्रतीक यानी कुल मिला के रूपक काव्य है। चंपू काव्य कौन कौन सा है? चंपू काव्य जो है हमने उस दिन आपसे बताया था, आपसे एक बार और आपको याद रखिएगा,
उर्वशी चंपू का अर्थ होता है गद्य और पद्य को मिलाकर जो काव्य लिखा जाता है वो चंपू होता है। एक बार और नोट कर लीजिए कि एक तो यजुर्वेद की हमने बात की थी, उर्वशी की बात की थी, और रोडा की जो है राहुल वेली, वो चंपू काव्य। अगला प्रश्न देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? सूर, नंद, मीरा या कृष्णदास? तो ये अभी हमें नहीं लग रहा है कि आपको जो है किसी समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पे जो है भाई सूरदास का है नहीं। इसका उत्तर बताते रहिए, बिल्कुल उत्तर इसका बताइए, उत्तर इसका क्या होगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लें कि दिखता रहे आप लोगों का कमेंट। अगर मीराबाई की थोड़ी सी चर्चा करें परीक्षा की दृष्टिकोण से, जो है मीराबाई की जो भक्ति थी ना, ये बहुत जरूरी है। मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भक्ति थी, ठीक है ना, माधुर्य भक्ति थी, जिसमें जो है दाम्पत्य, ठीक है ना, दाम्पत्य याद रखिएगा, दाम्पत्य भी जो है यहाँ मुख्य रूप से जो है केंद्र में है। मीराबाई, मीराबाई बिल्कुल। और इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं की 3 रचना, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंदा टीका और राग गोविंद, ठीक है ना, याद रखिएगा, नरसिंह जी का गोविंदा टीका, इसके बाद जो है राग गोविंद। ये जो है मीराबाई की रचनाओं में ऐसा माना जाता है कि जो है इनके गुरु जो है कौन थे? इनके गुरु रैदास थे, इनके गुरु रैदास से, चूंकि राजस्थान में इनकी जो है राजस्थान से जुड़ी हैं, बिल्कुल राजस्थान से जुड़ी हैं, तो राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा इनकी भाषा है कि नहीं? राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा इनकी भाषा है। और इससे भी जरूरी जो है, जो अर्जी भेजती है किस दिन को? तुलसी को, वो जरूरी लाइन है, याद रखिएगा। वो कहती है कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, ये जरूर इसको नोट कर लीजिए, तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, यही लिख के तुलसी को भेजती है। तो वहां से वो जो है विनय पत्रिका वाले लाइन जो है याद रखिएगा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरीसम जदपि परम सनेही। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको याद रखना है, बिल्कुल तुलसीदास जी को वो लिखती हैं, तो वहां से वो जो जवाब देते हैं, उस जवाब को याद रखना है। एक यह जवाब, और एक चलिए एक और आगे बात करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है अगर यहाँ सूरदास की बात करें, सूरदास की, तो सूरदास तो ठीक है, सूरदास की बात तो भाई, सूरदास की बात हम भ्रमर गीत सार में भी करेंगे, आगे भी करेंगे। यहाँ जो ना कृष्णदास है ना, इनका मन जो अटकता है, याद रखिएगा, एक बार हम बताए थे मोमन गिरधर, तो इसलिए ये कृष्णदास की चर्चा, चलिए बिल्कुल जो है अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए कहने के लिए बहुत ही आसान है कि चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, जो है बिल्कुल ये चौथे का सब लोग उत्तर दे रहे हैं भाई, और सबको पता भी है कि रसलीन का है कि नहीं, रसलीन की है। रसलीन जो है, रसलीन जो कि जो है बिल्कुल निश्चित तौर पे रसलीन का ही है, रसलीन का ही है। सैयद गुलाम इनका नाम था। इनकी 2 किताबें शुक्ल जी उसकी चर्चा करते हैं। पहली पुस्तक जो है अंग दर्पण, पहली पुस्तक जो है अंग दर्पण, जिसमें ये है, और दूसरी जो है रस प्रबोध, ठीक है ना, रस प्रबोध। 2 पुस्तक जो है शुक्ल जी विक्रम संवत में इसकी चर्चा करते हैं। अगर उसको सन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो पहली जो है 1737 में ये प्रकाशित हुआ, दूसरी 1741 में। अंग दर्पण जो पुस्तक है ना, इसमें विभिन्न अंगों की जो है ना, विभिन्न अंगों का जो है ना उपमा और उत्प्रेक्षा से युक्त जो है थोड़ा चमत्कार पूर्ण ये वर्णन करते हैं। रसलीन, बिल्कुल 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 सही उत्तर है आप लोगों के। और आप बस विश्वास कीजिए, बस इतनी बात हम कहेंगे, आगे तो फिर ईश्वर मालिक हैं। बिल्कुल जो है तुलसीदास की रचना है, बरवे नायिका भेद के आधार पर इसकी रचना की थी। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, बरवे रामायण में 7 कांड है। हमें लग रहा है कि 47 में ही आया था प्रश्न, हमें लग रहा है कि जो है कि तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं जिनमें जो है ना 7 कांड हैं, यह प्रश्न है। देखिएगा उस प्रश्न में किसने, तो 5 है। बड़ा विवादित, बड़े लोग उसमें परेशान हो गए थे कि 4 है, 5 है, 6 है, तो 5 जो है जिसमें 7 कांडों का उल्लेख है। सबसे बड़ी बात कि इसमें 7 कांड है, लेकिन इसकी जो शैली है, इसकी शैली जो है मुक्तक काव्य शैली है बरवे रामायण की, इसको याद रखिएगा। शैली जो है मुक्तक है और ब्रज भाषा है। और इसमें जो छंद हैं भाई, विनय पत्रिका के छंद भी पूछे जाते हैं, इसके छंद जो याद रखिएगा,
इसमें भी 69 छंद है। ये कई बार पूछा गया, ये जो है ना कई बार पूछा गया है कि इसमें 69 छंद है, ठीक है ना। 69 छंद जो है किसमें है, बरवे रामायण में, ठीक है, 69 छंद है। इसके अलावा तुलसी की जो 12 रचनाओं की चर्चा शुक्ल जी ने किया है, उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल आगे भी करेंगे। रहीम के कहने पर इसकी जो रचना करते हैं 100% करते हैं। नंददास की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, चाहे वो रास पंचाध्यायी हो, नंददास की रचना भंवर गीत हो, या फिर मैं जैसे सूरदास की तीनों रचनाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, और जैसे सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। और ये भी हमने आपको बताएंगे कि जब हम भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे, तो भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे तो 46वें और 47वें अध्याय के आधार पर जो है उसकी रचना जो है करते हैं, और आचार्य शुक्ल इसका संपादन करते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना उसको भी आप नोट करते रहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न बताइए कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं, ये बताइए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, किसका उल्लेख नहीं करते हैं। आप जो है निश्चिंत रहिए, टॉपिक वाइज हम लोग ऐसे इसकी तैयारी करते रहेंगे, और टॉपिक वाइज जो है हम बिल्कुल 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 आप देखिए उसको, चलेगा। कोई इसका उत्तर बताइए। अस्थाई भाव की चर्चा ये नहीं करते हैं अपने रस सूत्र में। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो रस सूत्र है विभावानुभाव, इन पूरा याद ही होगा आपको, विभावानुभाव, संयुग्द्रास निष्पत्ति यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव से योग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। यानी विभाव की चर्चा करते हैं, अनुभाव की चर्चा करते हैं, और इसके बाद जो है संचारी भाव की चर्चा करते हैं। अगर हम विभाव की बात करें तो विभाव का अर्थ कारण होता है। इनके रस सूत्र में इन्होंने जो है याद ही होगा, इन्होंने 8 जो है रसों की चर्चा की है। ये कहते हैं केवल 8 रस हैं, बाद में जुड़ते हैं, बिल्कुल बाद में जुड़ते हैं, 100% सही है। वैसे एक बात जान लीजिए, एक बात ये जान लीजिए कि रस के अगर अंगों पे बात करें कि रस के कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं, बिल्कुल 4 अंग हैं। शांत को बिल्कुल 100% सही है। 4 अंग है, कौन कौन, अनुभाव है, संचारी भाव है और अस्थाई भाव, ये याद रखिएगा। ये अगर देखा जाए चारों जो है ना, चारों ये हैं रस के अंग हैं, ये याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि रस के कितने अंग हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना, इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है याद रखना है। रस के अंग 4 हैं। अब जिसमें जो है ना, जिसमें ये भी याद रखना है कि अगर देखिए, अगर नीचे से देखें, विभाव व्यवचारी का अर्थ संचरण करना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। और जो है अनुभाव की बात करें तो इस पर भी हमने चर्चा की है, अलग से रस वाला चैप्टर बचा है, उस पर भी बात करेंगे। अनुभाव 4 हैं, है कि नहीं, है ना कि अनुभाव आपके 4 हैं। कौन कौन से, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये 4 अनुभाव हैं। जो कहने का भावों को बाहर से प्रकाशित करे वो अनुभाव होता है। इस पे अलग से हम चर्चा करेंगे। और ये संचारी भाव हमेशा संचरण होते रहते हैं, और इसकी भी चर्चा हमने कर ही दी है कि कुल 33 संचारी भाव हैं। 33, 34वें संचारी भाव का नाम छल है, जिसे जो है देव कहते हैं कि भाई 34वें संचारी भाव जो है छल की चर्चा जो है कौन करता है, देव करते हैं। और जो है आप ही लोगों ने उस दिन याद दिलाया था कि 35वें संचारी भाव की चर्चा जो है जो शुक्ल जी किए हैं, उसका नाम भी आप बता ही दीजिए 35वें का। बिल्कुल चकपकाहट, है कि नहीं, जो शुक्ल जी ने चर्चा किया 35वें का, उसका नाम जो है आप ही लोग, हमें अचानक याद आ गया आज भी, है कि नहीं। चकपकाहट जो है शुक्ल जी जो है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाई एक 35वां संचारी भाव है। और जो 33 संचारी भाव है वहां से भी प्रश्न आता है। उन 33 संचारी भाव को आपको, और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, याद रखिएगा। देखिए 2 चीज, एक तो 84 सिद्धों के नाम, और ये 33 आप 2-3 बार अगर रीडिंग लगा के प्रैक्टिस कर लिए तो 100% परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा, याद रखिए। चाहे जो है, देख कुछ ऐसे हैं जैसे असूया है कि नहीं, अगर संचारी भाव में ये आया हुआ है प्रश्न, ऐसे ही देता है, और आप उसमें उसको हल कर लेंगे। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे, चाहे वो हर्ष हो, विषाद हो, इसके बाद जो है बीड़ा हो, ग्लानि हो, इस तरीके से 33 को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। अगले प्रश्न देखिए। अब आइए, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है।
साधारणीकरण निश्चित तौर पे यहाँ भी हम आपको नहीं रोकेंगे, और इसकी चर्चा हम लोग कई बार, चूंकि बार बार प्रश्न जो आते हैं ना हर परीक्षा, अब सोचिए जो है यह जो है जून की परीक्षा का पेपर है, इसमें भी आया है और दिसंबर में भी प्रश्न आया। आप एक तरीके से जो है बिल्कुल 7वें का सी होगा भट्टनायक हैं, साधारणीकरण भट्टनायक हैं। भट्टनायक की जहाँ तक बात है तो भट्टनायक को आप ऐसे याद रखिएगा कि इनका जो समय है 10वीं सदी का समय है, 10वीं सदी का, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हृदय दर्पण। नोट कर लीजिए, कहीं वहां पर याद करके नोट कर लीजिए, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। और आगे इस पे चर्चा करके करेंगे कि किस तरीके से भुक्तिवाद है, और इसके बाद जो है तो आगे इस पे बिल्कुल चर्चा करेंगे, भुक्तिवाद या फिर इसे भोगवाद भी कहा गया, इनके जो सिद्धांत है। अब यह बताइए जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर अभी हम बता देंगे तो, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, नेवर। शब्द की द्वयार्थी योजना में कौन सा अलंकार, यानी इस ऐसे अलंकार का नाम बताइए जिससे अगर आप कहते हैं तो उसका दो अर्थ द्योतित होता है। क्या वह अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है? बिल्कुल हो सकता है, चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम भी सोच रहे हैं कि क्लास को शिफ्ट करके सुबह कर दें और एक वीडियो रोज डालें, बस चलिए होगा, 100% चेंज होगा। याद रखिएगा अनुप्रास में जो है वर्णों की आवृत्ति होती है कि नहीं? अनुप्रास में भाई वर्णों की आवृत्ति होती है, 4 अनुप्रास हैं। श्लेष में जो है अर्थ चिपकते हैं, आरोप मनुमानो जनुजानो की बात आती है, तो निश्चित तौर पे बी होगा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। इससे बड़ा एक यहाँ उदाहरण लिखते हैं, देखिए अब जो है उदाहरण आपके सामने ये है कि मैंने कहा आगे बढ़ो, पढ़ो मत, जो है पढ़ो मत सो। ये पहला वाक्य तो हमने ये लिखा, दूसरा वाक्य अगर जो है यहाँ हमने जो है ये तो ऐसे है कि मैंने कहा प्रिय बैठो मत जाओ, आइए वही लिख देते हैं। अगर लिख देते हैं कि मैंने कहा, और दूसरा वाक्य है मैंने कहा, ये अगर इस 2 वाक्य को आप जो है आसानी से समझे, अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप क्या, मैंने कहा बैठो मत जाओ, पहला वाक्य ये है, दूसरा वाक्य है कि मैंने कहा बैठो मत जाओ। भाई दोनों का अलग अलग अर्थ है, ये वक्र उक्ति है, ये नहीं, ये वक्र मीन्स टेढ़ा होता है। चलिए नमस्कार, स्वागत है। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ें, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी जो है देखिए समय, हाँ चलिए समय का भी जो है समय की थोड़ी सी है समस्या, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अनुप्रास का जो है उदाहरण पता ही होगा, अनुप्रास 4 हैं, 6 का अनुप्रास, इस पे हम लोग चर्चा किए हैं, फिर से करेंगे 12 बजे दिन में, रात दिन में। देखिए या तो हम लोग जो है सुबह पढ़ेंगे या शाम को पढ़ेंगे, दिन में तो कॉलेज भी अपना है ना, तो समय जो है या तो सुबह आप जो है या फिर शाम को तो मान लीजिए 3-4 बजे के बाद हम फ्री हैं। बहरहाल आइए अभी जो चल रहा है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है? चलिए बताइए कौन सी भाषा जो है ना द्रविड़ परिवार की? उड़िया, ये बहुत बढ़िया प्रश्न, अखर बढ़िया तो है ही, उड़िया, बंगला, असमिया और जो है कन्नड़, ये जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसका उत्तर बताइए कौन सी भाषा जो है? अब देखिए निश्चित तौर पे जो है कौन सी भाषा है? कन्नड़ है। कन्नड़ है क्योंकि जो है यह कर्नाटका में जो है, कर्नाटका में ये बोली जाती है, कर्नाटक में, और ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार, इसमें भाषा पर भी अलग से हम जो है चर्चा करेंगे। जहाँ तक बात आई उड़िया, बंगला और असमिया की, यह तीनों जो है निश्चित तौर पे ये जो है, ये अगर देखा जाए कि ये भारोपीय परिवार में जो है, भारोपीय परिवार की जब हम चर्चा करते हैं ना, ये भारोपीय परिवार में आती हैं, ये तीनों भारोपीय परिवार में आती हैं। जब हम भारोपीय की बात करें, जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो भारोपीय को जो 2 भागों में बांटा जाता है, एक जो है शेतुम होता है, दूसरा है केतुम, है कि नहीं? शेतुम से क्या है? इंडो ईरानी, इंडो ईरानी किससे है? केतुम से, केतुम से जो है इंडो ईरानी, और उससे जो है विदेश वाली भाषाएं। तो इस तरीके से निश्चित तौर पे डी इसका उत्तर सही। अगला देखिए, अब ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतरीन है। किस क्षेत्र की बोली को आरा, भोजपुर, बनारस या मगध? हाँ बिल्कुल सभी बोलियां, दक्षिण की जो है, चाहे आप कर्नाटका में, हम तो वहाँ रहे भी हैं कर्नाटका में जाइए आप, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, तो काशिका जो है निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि जो है यह भोजपुरी की जो है ना बोली है, भोजपुरी में ही है। बनारस, देखिए भोजपुरी की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ी बोली, भोजपुरी की सबसे बड़ी जो है
ये जो है ना, ये बिहारी हिंदी में आती है। भोजपुरी, ये भोजपुरी का ही है कि नहीं, भोजपुरी का ही है। और बिहारी हिंदी में जो है सबसे बड़ी जो है, यानी सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है भाषा है भोजपुरी, निश्चित तौर पे है। और ये तो आपको पता है कि आरा, ये है ना भोजपुर आरा, वहीं पर इसका केंद्र था भोजपुरी का। यह बनारस, आजमगढ़, बलिया जो अपना क्षेत्र यहाँ बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि भोजपुरी जो है ना, भोजपुरी का अन्य नाम जो है, भोजपुरी का ही अन्य नाम बना, ये काशिका तो है ही, एक नाम याद रखिए मल्लिका भी है, ठीक है ना। ये नाम भी आप याद रखिएगा, मल्लिका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये जरूरी है, मल्लिका भी ये नाम याद रखना है। और चूंकि शाहाबाद के आसपास बोली जाती है तो कहीं कहीं ना साहबी भी कहीं कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल। और ये तो पता ही है कि जो है ना भिखारी ठाकुर को जो है, हाँ बिल्कुल मेरी बोली है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। आपके लिए प्रश्न यहाँ रहा कि संजीव का कौन सा उपन्यास है जो भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। संजीव बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा कि हिंदी प्रदीप, चलिए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप पर हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं और यहाँ भी हम आपको रोकेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो है आप इसके प्रश्नों का उत्तर जो है डेट सहित बताइए, डेट सहित विथ डेट, कि हिंदी प्रदीप का जो है ना मासिक मंथली जो पत्रिका निकलती थी, मंथली जो पत्रिका निकलती थी, इसका प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट जो है 1877। कई बार यह प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे जीवन में, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। और यह भी याद है कि बालकृष्ण भट्ट जो है यह भारतेंदु युग में आते हैं, निश्चित तौर पे भारतेंदु युग में आते हैं। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। नागार्जुन या मुक्तिबोध, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, सबके उत्तर सही जा रहे हैं। और 1877 है कि जो है तोड़ने ही होंगे जो है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो भाई याद रखिएगा, ये तो आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना, मुक्तिबोध को पढ़ना भी है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में भी पढ़ना है, ब्रह्म राक्षस भी पढ़ना है। निराला की बात करेंगे तो होगी जय होगी जय होगी जय, कहे है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। अगर हम राम की शक्ति पूजा की बात करें, रघुवीर सहाय में ना वो फटा सुथन्ना वाली याद रखिएगा। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता वाली बात। रघुवीर सहाय की कविता हमें बहुत पसंद है, जो उसमें है कौन सी, कैमरे में अपाहिज। और मुक्तिबोध के बारे में इसके अलावा जो है ना, जो अभिव्यक्ति के खतरे उठाते हैं मुक्तिबोध, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अंधेरे में को, बिल्कुल बिल्कुल। आवारा मसीहा पुनः आ गया, तो आवारा मसीहा को हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा कर ली है, और कि शरद बाबू की जीवनी है। आपके लिए प्रश्न ये है कि यह जीवनी जो है ना विष्णु प्रभाकर ने कब लिखी थी, कब लिखी थी, यह प्रश्न बताइए। क्या वह 1974 में लिखे थे, क्या 1975 में लिखे थे, क्या 1977 में लिखे थे। इन तीनों में कौन सी डेट सही है। यह जीवनी कब लिखी थी इन्होंने, बताइए। यह जीवनी कब लिखी थी, इसकी चर्चा जो है बिल्कुल एक याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखिएगा। और हमें लग रहा है कि सबको याद ही होना चाहिए कि यह जो है 1974 में जीवनी लिखे थे। और जीवनी की अगर और बात करें, यहाँ पर बात करें, तो एक दिन हम लोग थोड़ा सा जो है आप भी परेशान हो गए थे 74, बिल्कुल। और वो अभी जीवनी बता देंगे क्या, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। मजदूर बताइए, कलम का मजदूर मदन गोपाल। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताइए कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, महादेवी वर्मा का वह रेखा चित्र जो है पशु पक्षियों पर केंद्रित है। पथ के साथ ही मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, या फिर अतीत के चलचित्र। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल मदन गोपाल हैं। तो जैसे महादेवी वर्मा ना, जैसे आप देखिएगा जो बहुत पशु है, चाहे वो मोर हो, है कि नहीं, मोर हो, या फिर गिल्लू हो, गिलहरी, गिल्लू की बात की जाए, खरगोश की बात की जाए, है कि नहीं, ये सब याद रखना है। खरगोश की बात की जाए, गाय की बात, ये जो है ना पशु पक्षियों पर जो है याद रखना है। इसमें कौन सा है रेखा चित्र, बिल्कुल मेरा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, हम, आपकी ये परीक्षा नहीं है। देखिए अतीत के चलचित्र जो है, अतीत के चलचित्र याद रखिएगा,
ये जो है ना वो पहला 1941 में ये याद रहे, डेट सहित आपको याद रखना पड़ेगा, याद जान लीजिए। श्रृंखला की कड़ियां जो है इनकी, जो हम लोग पढ़े थे निबंध संग्रह। बहरहाल चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आचार्य शुक्ल की जो ना आलोचनात्मक कृति कौन सी है? चलिए, रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, या फिर वांगमय विमर्श। चारों पुस्तकें बड़े महत्वपूर्ण की हैं और बहुत ही जरूरी किताबें हैं, बहुत जरूरी किताबें हैं। लेकिन इसमें आचार्य शुक्ल की कौन सी है? तो निश्चित तौर पे जो आचार्य शुक्ल ने रस मीमांसा लिखकर जो है, रस मीमांसा पर जो है आचार्य शुक्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। और शुक्ल जी जो है सैद्धांतिक, भले ही सैद्धांतिक आलोचना का की शुरुआत जो है ना काव्य में रहस्यवाद से करते हैं, बहुत पहले 1929 में ही। दूसरी बात याद रखिएगा कि रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण, यह पुस्तक भी किसकी है? आनंद प्रकाश दीक्षित, यहाँ हम नोट कर देते हैं, आनंद प्रकाश दीक्षित की पुस्तक है। कौन सी? रस सिद्धांत जो है। और जो है काव्य मीमांसा किसकी है? भाई ये तो राजशेखर की है कि नहीं? राजशेखर की काव्य मीमांसा हो गई। वांग्मय विमर्श किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ये हम जानना चाह रहे थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है ये, ठीक है ना? ये रचनाओं को आप याद रखिएगा। और रस की बात जब यहाँ आई गई है तो भाई रस सिद्धांत भी यही नोट कर लेंगे, यही नोट कर लीजिए कि रस सिद्धांत जो है अज्ञेय का है और नंदुलारे वाजपेयी का, बिल्कुल यही नोट कर लीजिए। आगे आपको परेशान नहीं होना है, अज्ञेय का है। और अज्ञेय की जो है ना, अज्ञेय की रसवादी जो किताब है रस सिद्धांत। अगला देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार बताइए। क्या प्रेमचंद थे? नहीं थे, क्योंकि प्रेमचंद की जब यात्रा करते हैं तो वो आदर्श से शुरुआत करते हैं और अंत उनका जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पे यानी गोदान पे होता है। रांगे राघव बिल्कुल नहीं, प्रोग्रेसिव, ये तो प्रोग्रेसिव है ही बिल्कुल। इलाचंद जोशी हैं, है कि नहीं? इलाचंद जोशी हैं, और ये तो ऐतिहासिक थे, उपन्यासकार थे। इलाचंद जोशी हैं, और इलाचंद जोशी, तो इलाचंद जोशी को जो है ना आप जो है कौन सी, जहाज का पंछी, उसको याद, यही ऐसे हम याद कर लिए तो जहाज का पंछी आप यहाँ नोट पुनः आपको याद दिला देते हैं। इनका उपन्यास है, और एक दिन आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि जहाज का पंछी और किस दूसरे लेखक की पुस्तक है जिसमें जो है ना कवि और साहित्यकार के परिवार का वर्णन है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भाई इनकी बात करें तो सन्यासी है कि नहीं? सन्यासी हो गया, पर्दे की रानी, नोट करते जाइएगा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जिप्सी भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1952 वाली जिप्सी भी आपको याद रखना है। जहाज का पंछी नाम से जो है दूसरी किताब याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा यहीं पर जो है, यह राम विलास शर्मा की है, ठीक है ना? राम विलास, इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि भाई पेपर वेट नाटक भी है, पेपर वेट कहानी भी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। बहरहाल आगे देखते हैं। अब न्यूनिया की बात किया जाए, चलिए न्यूनिया जो है ना किस उपन्यास की पात्र? न्यूनिया क्या नामदास का पोथा में, ये तो बड़ा बहुचर्चित है। चार चंद्रलेख है, पुनर्वा है, और आज बड़ी मजेदार जो है, आज हम लोग जो है यह बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा का जो घास है ना, इस पे जो है आज आज एजी में हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, और उन लोगों ने बताया कि जो है ये इसकी जो है ना ये एग्रीकल्चर में ना इसका प्रयोग करते हैं, और इसको इसी घास को ना जैसे हम लोग ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, तो ये इसको याद, बिल्कुल ये बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें कहीं देखिए, इसमें कहीं कोई जो है ना समस्या है ही नहीं कि बाणभट्ट की आत्मकथा है। और बाणभट्ट की आत्मकथा आपको अलग से पढ़ना भी है, क्योंकि यह नेट में भी है, आगे भी है, और यह हर जगह आएगा। और इसके अलग पात्रों की बात करें तो देखिए बाणभट्ट, एक तो न्यूनिया हो गया, एक भट्टिनी है भाई, न्यूनिया, भट्टिनी, तीन तो याद होगा आपको ना, तुवर मिलिंद, महामाया, ये सारे पात्र जो हैं किसके हैं? ये बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है ना किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची, अकेली। तो ये तो खैर चलिए भाई ब्राह्मी है, इस पे हम लोगों ने देवनागरी लिपि पर बहुत विधिवत चर्चा किया कि इसकी उत्तरी शाखा से, उत्तरी से ब्राह्मी के गुप्त लिपि विकसित होती है, फिर गोटिल होती है, फिर एक तरफ शारदा, एक तरह से ऐसे बिल्कुल भी है। अब ठेले पर हिमालय, ये प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है। ये देखिए कई बार जो है ना, किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्त या निबंध? आप बताइए आप इसका उत्तर क्या देंगे?
मान लीजिए यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ गया, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? भाई 1958 में, बिल्कुल 1958 में जो है ना, 1958 में धर्मवीर भारती जो है इसकी रचना करते हैं, धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? क्या यह उपन्यास है? नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, कहानी भी नहीं है, मामला इन दोनों में अटकता है यहाँ पर। तो यात्रा वृत्तांत और निबंध, तो यात्रा वृत्तांत भी नहीं है, अकेले इसको निबंध भी नहीं कह सकते, चारों ऑप्शन गलत है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना, यानी ये आपको जो है ना, जब धर्मयुग की वो प्रति पढ़ेंगे, चाहे इसको जब देखेंगे, तो आपको वहाँ यात्रा वृत्त भी मिलेगा, डायरी भी मिलेगा, शब्द चित्र भी मिलेगा, संस्मरण, यानी वो पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है। इसलिए ये यानी ये जो है ना, ये गद्य विधाओं का संग्रह है, गद्य की विधाओं का संग्रह। इसलिए वह प्रश्न उस बार गलत दिया था, कोई दिक्कत, देखिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये टेस्ट नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये इसका इसका ये बताइए, ये किसका संकलन है? विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, वंदे वाणी विनायको? ये तो निश्चित तौर पे सबको पता ही होगा, है कि? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ललित निबंधों का संग्रह है, ये भी ललित निबंध है, ललित निबंधों का संग्रह है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ही है, यानी इसका उत्तर जो है। लेकिन इनका ये निबंध जो है ना, ललित निबंध भी है, बिल्कुल ललित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र पर अलग से हम एक दिन बात करेंगे, इनके निबंधों पर, जो ललित निबंध इनके, चाहे वो चितवन की छां है, श्री कृष्ण है, जो भी इनके निबंध संग्रह है, उससे बात किया जाएगा। यहाँ पर जो है गुलाब राय का ठलुआ क्लब तो याद होगा ही, ठलुआ क्लब याद रखिएगा। बहरहाल आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कालक्रम के दृश्य से प्रेमचंद के जो उपन्यास है, इसका सही अनुक्रम बता दीजिए। यहाँ आपको सेवा सदन मिलेगा, कर्मभूमि है, रंगभूमि और गोदान है। तो निश्चित तौर पे जो है देखिए, तो सेवा सदन तो सबको पता है भाई, ये 1918 में जो है इसकी रचना करते हैं, सेवा सदन की, सेवा सदन की। इसके बाद जो है कर्मभूमि की रचना जो है 1932 में करते हैं। रंगभूमि की रचना जो है कब करते हैं? 1925 में रंगभूमि, और 1936 में जो है गोदान। तो आप इस तरीके से आप इसका हिसाब लगा लीजिए कि सेवा सदन किस तरीके से जो है ना, दहेज और जो है जो सुमन इसकी पात्र हैं उसके बारे में आपको पता भी होगा। और रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि में सूरदास जो पात्र हैं, और रंगभूमि में सूरदास के अलावा हमने आपसे उस दिन कहा था ना कि रंगभूमि में गांधी वाला प्रश्न हम फिर से आपको याद दिला देते हैं, ठीक है ना? रंगभूमि में गांधी वाला जो है, गांधी वाला प्रश्न जो है, और सूरदास। कर्मभूमि की हमने बात किया था, तो कर्मभूमि जो है ना, कर्मभूमि, चलिए जमींदारों के खिलाफ संघर्ष, तो यहाँ पर दलित की बात हमने किया था कि दलित विमर्श जो है। सेवा सदन की बात हो ही गई। गोदान तो खैर कृषक जीवन का महाकाव्य है ही, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। तो इसका उत्तर बता दीजिए। लोगों ने ए उत्तर दिया है, ए का अर्थ ये हो गया कि बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे? पहले भाई सेवा सदन आएगा पहले जो है, फिर इसके बाद जो आएगा रंगभूमि। तो इसके हिसाब से तो चलिए ठीक है, ए है, ये अपना डेट अपना लगा लीजिएगा, ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप हिसाब से। अच्छा ये देखिए, आप कालक्रम की दृष्टि से इनके उपन्यासों का अनुक्रम, तो अगर मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए, यही आ जाए, तो यहाँ देखिए 1936 में जो है ये गोदान हो गया। कर्मभूमि कब है? कर्मभूमि कहाँ गया? ये 1932 में जो है कर्मभूमि। ये भी याद रखिएगा भाई, जो लोग नेट दे रहे हैं, अनुक्रम ये है। 1932 के बाद ये हो गया, 1925 हो गया, और 1918, यानी कुल मिला के मेरे मालिक ये सी उत्तर सही है। अनुक्रम ये होगा, सी उत्तर सही। ये अनुक्रम लगाना है ना, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों देखना है। बिल्कुल भाई, अगर अनुक्रम पूछा जाए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। भाई असेंडिंग मीन्स जो है सीढ़ी पर ऊपर चढ़िए, असेंडिंग हो गया, सीढ़ी से उतरिए जो है डिसेंडिंग हो गया, सीधी सी बात है। अगर इसके अलावा भी अगर बात किया जाए इनके उपन्यासों की, और जो है प्रेमाश्रम की बात करें, तो आप एक एक करके याद रखिएगा। हाँ, एक चीज याद रखना है आपको, यह कि बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। यह प्रश्न नेट का है, यूजीसी नेट का है। तो यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी में आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ, जब मैं लाइव हूँ, यूपी पुलिस का जो पेपर था उसको हल करके देखिएगा,
बहुत ही स्तरीय पेपर था, इवन हिंदी में भी। अब सोचिए जो है, हमें लग रहा है कि 92 का व्यास सम्मान पूछा था, वो बहुत ही तो इस समय जान लीजिए कि हिंदी के लिए ना, हिंदी के लिए चाहे आप जो है प्राथमिक से लेकर और प्रोफेसर तक बिल्कुल आपको पढ़ना ही है इसको। भाई देखिए, उसने कहा था जो है 1915, ये तो निश्चित तौर पे ये तो फिक्स है, सरस्वती में इसका प्रकाशन होता है। क्लियर। रानी केतकी की कहानी का मामला थोड़ा इसलिए है कि क्योंकि जो है उसमें 1798 से लेकर 1803 का जो है समय दिया गया, इंशाल्लाह खां का है कि नहीं, 1798 से 1803 का जो है समय दिया गया। भाई रही बात उदय प्रकाश की जो है 30 का, तो 30 तो भाई जो है ना बहुत बाद में छपी है, हमें लग रहा है कि 90 के दशक 1989 वगैरह में। शरणागत पहले छपी थी, वर्मा जी की जो बिल्कुल शरणागत जो है, शरणागत वृंदावनलाल वर्मा की शरणागत आपको याद होगा, एक दिन हम चर्चा किए थे, यह 1950 में छपी थी शरणागत, वृंदावन लाल वर्मा है उसके। तो आप इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा अच्छा, ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि पहली कहानी ये हो गई, पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे जो है क्या होगा, उसने कहा ये, यानी कुल मिलाकर जो है आपके सामने ये दिख रहा है कि बी उत्तर जो है सही है। बिल्कुल। अगला प्रश्न आप ये बता दीजिए, इसका उत्तर बताइए कौन सा निम्नलिखित नाटकों का, अब नाटकों की बात, नाटक सारे प्रसिद्ध नाटक हैं, ऐसा नहीं कि अननोन नाटक हैं, चाहे वो अंधा युग हो, शारदिया हो, कोर्ट मार्शल हो या मादा कैक्टस हो, सब प्रसिद्ध हैं। अंधा युग 1955 लिखते हैं, कौन लिखता है, अंधा युग 1955 में जो है, शारदिया जो है 1959 में, 1959 में जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। स्वदेश दीपक का नाटक है जो 1991 में लिखा गया है। और मादा कैक्टस तो सबको पता ही है, इसका भी ऑप्शन जो है ना, मादा कैक्टस किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल की, और यह रचना भी 1959 की रचना ही है। तो यह ऑप्शन भी वहाँ जो है इस तरीके से ऑप्शन पूछा था। तो बहरहाल यह प्रश्न था तो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो चूंकि दोनों हैं तो निश्चित तौर पे भाई यह 59 पहले आएगा, ठीक है ना, यानी पहला अंधा युग होगा, दूसरे नंबर पर हमें इनको रखना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे इनको रखना पड़ेगा और चौथे नंबर पर इनको रखना नहीं, फिर इसके बाद मादा कैक्टस। तो ये भी उत्तर जो है, ये उत्तर ऐसे ही था, बिल्कुल कोई नहीं मैच है, यानी यहाँ हमने डी यहाँ जोड़ दिया कि तो इनमें से कोई नहीं जो है ई, यानी ये उत्तर इसका सही है। अगला देखिए, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है ना आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम आप जरूर बताइए, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और इसका अनुक्रम बिल्कुल बताइए। तो देखिए इसमें सूर साहित्य सबसे पहली रचना जो है ना सूर पे आती है उनकी 1936 में। तो निश्चित तौर पे कहाँ है, ये देखिए सूर साहित्य, तो यानी 1936 में जो है ये सूर साहित्य लिखते हैं सबसे पहले। और हिंदी साहित्य की भूमिका तो कई बार हम लोगों ने चर्चा किया भी है कि ये जो है इसकी रचना जो 1940 ईस्वी में करते, डेट सही तो आपको याद रखना, याद रखिएगा, 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखते हैं। कबीर वाली जो पुस्तक है, जो आलोचनात्मक किताब है, 2 साल बाद लिखते हैं ना, ये 1942 में जो है कबीर की किताब लिखते हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य की भूमिका के बाद जो है एक हिंदी साहित्य किताब है, हिंदी साहित्य नहीं, एक्चुअली जो है ना हिंदी साहित्य इसका जो छूट गया है, पूरी किताब उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव, एक दो है, एक तो हिंदी साहित्य का बिल्कुल आदिकाल है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1952 वाली पुस्तक है, ये थोड़ा सा यहाँ संशोधन आप जो है कर लीजिएगा 1952 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सूर साहित्य आ गया, इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, इसके बाद कबीर आ गया ये। तो कुल मिला के जिन्होंने बी उत्तर की तरफ जो है इशारा किया है उनका उत्तर सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी उत्तर ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए इसको भी हल कर लें। प्रकाशन काल के अनुसार जो है रेखा चित्रकारों का सही अनुक्रम बताइए। अगर पेपर को कठिन बनाना है तो डेट को दे देना है, बात खत्म, सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। बिल्कुल डेट दे देने से तो बिल्कुल जो है याद रखिएगा, अगर इसे देखा जाए। हाँ बताइए इसका उत्तर बताइए इसका उत्तर बताइए। तो चलिए, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, अतीत के चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो माटी की मूर्तें की बात करें तो बेनीपुरी जी की है, और ये तो आपको हमने बताया था उसी बार की
माटी की मूर्तें और बाण भट्ट की आत्मकथा का समय 1946 है। ये दोनों की जो है 1946 है। रही बात अमिट रेखाएं की, तो अमिट रेखाएं जो है, जो किताब है सत्यदेव मलिक की, बिल्कुल बिल्कुल सत्यवती मलिक, इसके जो है ना याद यहाँ नोट कर देते हैं। इसकी रचना, इनकी रचना है माटी की अमिट रेखाएं, बिल्कुल। और ये जो है ना, इसकी रचना जो आती है हमारे सामने, ये आती है 1951 में। अतीत के चलचित्र की चर्चा हमने अभी की आपसे, है कि नहीं? और अभी की, और यह भी हमने बताया कि अतीत के चलचित्र जो है ना, ये 1941 में यह रेखा चित्र किसकी है? माधवी वर्मा की। रही बात कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं जो है विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है ना? याद रखिएगा ये किसकी है? ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर आपको याद रखना है, विष्णु प्रभाकर। और इनके साथ इसका डेट अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो है, ये जब भारत चीन युद्ध हुआ था ना, चीन नहीं, चीन तो 62 में हुआ था, भारत पाक युद्ध यानी 1965 में दूसरी बार, तो उसी समय प्रभाकर जी ने जो है इसकी रचना की थी। अब इस तरीके से आप लोगों ने उत्तर जो दिया है, सबसे पहले अतीत के चलचित्र कहीं दिख रहा है? चलिए, ये हो गया अतीत के चलचित्र। इसके बाद 41 में 46 ये हो गया। इसके बाद अमिट, ये यानी कुल मिलाकर यदि आपने प्रयास किया और सी के साथ जाने का जो है, तो वह आपका उत्तर सही है। अगला देखिए। अब ये बताइए, ये तो बहुत आसान है, इसको बताना है। इसमें एक दो प्रश्न है ना, बहुत जरूरी प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है। सबसे जरूरी तो यही है कि जो है ना, देखिए एक पत्रिका ये जरूरी है, भारतेंदु पत्रिका। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक हम लोग बता रहे हैं कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सदादर्श की बात करें। सबसे पहली बात हिंदी प्रदीप की। तो हिंदी प्रदीप की अगर चर्चा किया जाए, तो हिंदी प्रदीप हम लोगों ने बताया भी, आप ही ने बताया ना अभी कि सर हिंदी प्रदीप जो है 1877 में जो है बालकृष्ण भट्ट इसकी रचना करते हैं, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट रचना करते हैं। और हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्र था। रही बात ब्राह्मण की, तो आपने खुद बताया था कि ब्राह्मण जो है ना 1883 में प्रताप नारायण मिश्र जो है इसे जो है निकाला करते थे। और कहाँ से? कानपुर से। मामला आया भारतेंदु का। भारतेंदु भी बहुत ही जरूरी पत्रिका थी, आपको याद रखना है। शुक्ल जी इसकी चर्चा अपने इतिहास में करते हैं। और यह पत्रिका थी जो कि 1884 में, 1884 में जो है राधा चरण गोस्वामी, याद कर लीजिएगा, इसके संपादक थे। यहाँ नोट कर लीजिए कि इसके संपादक थे राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जो है, ठीक है ना, राधा चरण गोस्वामी जो है भारतेंदु पत्रिका के, बिल्कुल। और रही बात सदादर्श की, तो सदादर्श वही श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु वाले, बिल्कुल। और 1974 में लाला श्रीनिवास दास ने 1974 में सदादर्श पत्रिका जो है का संपादन किया था। अब तो मिल गया ना आपके सामने। क्या क्या मिला? देखिए, सबसे पहले आ गई बात सदादर्श की। सबसे पहली चर्चा जो है सदादर्श की हो गई। सदादर्श के बाद जो है 1877 हो गया हिंदी प्रदीप, 83 ब्राह्मण और भारतेंदु। कुल मिला के जिन्होंने बी उत्तर के साथ जाने के का साहस किया है, ठीक है ना, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब निराला की रचनाओं पे चर्चा करते हैं। निराला की रचनाओं पे चर्चा करते हैं कि निराला की रचनाओं पे जो है ना अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। देखिए सारे, देखिए हमने इसीलिए ना, इसीलिए इसको आधार बनाया है। बताइए इसका उत्तर बताइए। निराला की रचनाओं को जो है आइए मेल किया जाए कि कौन सी रचना पहले आएगी, कौन सी रचना बाद में आएगी। और निश्चित तौर पे भाई अनामिका की बात करें तो अनामिका जो है 1923 में जो है इसकी रचना करते हैं। परिमल तो आपको याद ही होगा, न याद हो तो इसको रट लीजिए। इसीलिए इसको देखिए यहाँ पर जो है हम लाल से लिख देते हैं। और परिमल को जो है कि नहीं, क्योंकि परिमल इसलिए याद रखना है कि भाई परिमल में ही चाहे जूही की कली हो, चाहे भिक्षुक हो, याद रखना है। या बादल राग हो, बादल राग है इसी में संकलित है बादल राग, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा अगर गीतिका की बात करें तो गीतिका जो है निराला की प्रगतिवादी रचना है, प्रोग्रेसिव। तो भाई प्रगतिवादी रचना है तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि ये जो है 1936 की है। कुकुरमुत्ता भी मान लीजिए है ही वही भाई, कुकुरमुत्ता भी प्रगतिवादी रचना है। और इसकी रचना वो करते हैं 1942 में। डेट सही आप कहीं डायरी में इन चारों रचनाओं को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टकराएगी रचनाएं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग किसके साथ चलेंगे?
ए के साथ चलेंगे, देखिए एकदम सीधा है, ठीक है ना। इसका उत्तर ए सही है। जिन लोगों ने ए उत्तर दिया इनका उत्तर सही। अगला देख लेते हैं, जल्दी हम लोग हल करके खत्म कर रहे हैं। अब ये कमायनी के सर्गों का सही क्रम बता दीजिए। चलिए, सर्गों का सही क्रम, कमायनी के जो 15 सर्ग हैं उसकी भी चर्चा हो जाए, ऐसे हो जाए। यहाँ पर बस चिंता, काम, आशा, श्रद्धा, श्रद्धा। तो ये प्रश्न ना, ये प्रश्न हर अभी इस बार भी आया था। इस बार भी जो है ना, एनटीए ने जो री एग्जाम लिया था, री एग्जाम, उसमें भी यह प्रश्न आया था और आपकी परीक्षा में भी आएगा। बिल्कुल जान लीजिए, कमायनी के जो सर्ग है ना, बिल्कुल आपकी परीक्षा में भी निश्चित तौर पे आएगा। भाई 1936 सही है, 15 सर्ग हैं ही। अब सबके उत्तर सही हैं क्योंकि हमको पता है कि सबने जो है भाई चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, ये तो ऐसे देखें तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर चिंता से शुरुआत होती है, चिंता से शुरुआत होती है और तीसरे नंबर पे श्रद्धा है। ऐसे भी अगर देखा जाए, देखिए तो ये दो है, क्योंकि आशा से शुरुआत होती नहीं, ये भी इस तरीके से भी अगर पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है भूल भुलैया नहीं करना है। अच्छा, जीआईसी डिग्री कॉलेज का नाम है शहीद मंगल पांडे, ठीक है ना, शहीद मंगल पांडे। बीए एकल विषय हमारे यहाँ से भी आप कर सकती हैं, हम भी राजर्षि टंडन देखते हैं, ठीक है ना। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय संस्कृत से लिया है, 15 तक। बहरहाल चलिए बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, आपको 15 जो सर्ग है ना, 15 को जो है, अब काम के बाद कौन कौन सा है आप भी नोट करते रहिएगा। कौन कौन सा है? वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। इसके बाद है वासना, हो गया, पूरा याद होना चाहिए। इसके बाद जो है आप लिखते रहिए, आज जो है हम लोग देख रहे हैं कर्म जो है, ईर्ष्या, बिल्कुल लिखते रहिए। कर्म के बाद जो है ईर्ष्या हो गया। देखें आप लोगों को याद है कि नहीं, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फास्ट है, चलिए। स्वप्न जो है सर्व, हाँ बिल्कुल 15 टोटल हैं। ओके चलिए चलिए ठीक है, अगला देखिए, बस अब खत्म करते हैं। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम बता दीजिए। असाध्य वीणा, पटकथा, कन्हार और प्रलय की छाया। तो असाध्य वीणा तो पढ़ना ही है, बिल्कुल सबको याद है, अच्छी बात है। असाध्य वीणा पढ़ना ही है। असाध्य वीणा जो है, और सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे बड़ी बात जो है प्रसाद की जो कविता है, जब शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रलय की छाया आएगी, ऐसे सीधे जानिए 1931 में। इसके बाद नंबर आता है 30 साल बाद जो 1961 में जो है असाध्य वीणा। पटकथा किसकी है? धूमिल की रचना है। और धूमिल ने पटकथा जो 1972 में लिखा था, इसकी चर्चा जो है हम लोगों ने की है, कई बार की है धूमिल ने। कन्हार जो कविता है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, यह कविता नोट कर लीजिएगा, ये एकांत श्रीवास्तव की कविता है, ठीक है ना, श्रीवास्तव की कविता है कन्हार। तो कुल मिला के सी इसका उत्तर सही है, एकांत श्रीवास्तव नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आइए, आचार्य और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेल कीजिए। यहाँ जो है भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद हो गए, शंकुक अनिमितिवाद, भट्टनायक जो है भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आपको यह जानना है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद जो है ये वेदांत दर्शन, इसको याद रखिएगा। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद जो है मीमांसा दर्शन के आधार पे इसकी करते हैं, ठीक है ना। अनुमितिवाद जो है, बिल्कुल अनुमितिवाद जो है ये जो है न्याय दर्शन पे आधारित है। और अंतिम जो है भुक्तिवाद जो है सांख्य दर्शन। ये चारों दर्शन भी आप जो है सांख्य दर्शन याद रखिएगा, ये चारों नोट कर लीजिएगा। और तीसरे का उत्तर निश्चित तौर पे सबने डी उत्तर दिया है और निश्चित तौर पे इसका उत्तर डी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब ये बताइए, निम्नलिखित ग्रंथकारों का जो है उनके ग्रंथों का सुमेलन कीजिए। यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन लग रहा है अगले पेज में चला गया क्या, चलिए कोई नहीं, इसको बताइए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इलियड की रचना कौन सी है? तो इलियड की रचना आप इसको ऑप्शन में ऐसे बताइएगा, वेस्टलैंड है। और उस दिन वेस्टलैंड के बाद सेक्रेट वुड की बात हमने की थी। वेस्टलैंड के बाद जो इलियड की एक और रचना हमें लिख देते हैं, ये हो गया इलियड की रचना, ये आता है प्रश्न। इसके बाद वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ की बात करें तो यही रचना हम उस दिन आप लोगों से खोज रहे थे कि भाई 1798 में जिस मैनिफेस्टो की बात जो है की गई है वो यही रचना है, यही रचना है। इसके इतिहास पर हम आगे चर्चा करेंगे। और रही बात लोगिनस की, तो ये निश्चित तौर पे इसका उत्तर जो है पेरिप्सुस है कि नहीं, पेरिप्सुस ऑन द सब लाइन, उसका नाम ही है जो ना ऑन द। और उस दिन आपको याद करवाए थे कि जब अरस्तु की बात कीजिए तो पेरिपोइतिकेस, अरस्तु तिकेस, हमने कहा था आपसे तिकेस कहा था। और रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है।
तो कुल मिला के जिन लोगों ने इसका उत्तर जो है इस तरीके से, यानी 5, ठीक है ना, 5 दिया हो, 5 के बाद 3 उत्तर जिन्होंने दिया हो, इसके बाद जो है 1 उत्तर, यानी उनका उत्तर सही है। 5, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न जो है आचार्य और उनके सिद्धांतों पर ही है। अच्छा चलिए, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हमको लग रहा है ये प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेल कीजिए। यहाँ पर बताइए, अज्ञेय किशन पटनायक, केदारनाथ सिंह, अनामिका। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, अस्तित्व का मानचित्र, शब्द और मनुष्य, और संवत्सर तथा कब्रिस्तान में पंचायत। हाँ बिल्कुल रिपब्लिक है, 100% रिपब्लिक है। तो भाई अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय निश्चित तौर पे अज्ञेय का संवत्सर है, यानी पहले का जो है अज्ञेय का संवत्सर है, सबको पता है, बिल्कुल है नहीं। और यह रचना जो है ना 1900 कब लिखते हैं, 1918। ये डेट भी याद रखिएगा संवत्सर की, इसका डेट याद रखना है, संवत्सर। किशन पटनायक की बात करें तो किशन पटनायक बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही है। किशन पटनायक ने जो विकल्पहीन नहीं है दुनिया, इनकी रचना है। केदारनाथ सिंह का तो भाई बहुचर्चित जो है केदारनाथ सिंह का जो है। रही बात अनामिका की, तो अनामिका ने अस्तित्व का मानचित्र खींचा है, ठीक है ना, अस्तित्व का मानचित्र खींचा है। और शब्द और मनुष्य जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो है किसकी है, यहाँ लिखते हैं परमानंद श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है, यानी जिन लोगों ने ए उत्तर दिया है उनका उत्तर हमें लग रहा है कि सही, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं अब कवियों की उनकी कृतियों के साथ। आइए, केदारनाथ सिंह हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं और कुंवर नारायण हैं। यहाँ पर केदारनाथ सिंह की जो बात करेंगे तो अकाल में सारस आपको याद रखिएगा, ठीक है ना, अकाल में सारस, तो यानी अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का। ज्ञानेंद्र पति की चर्चा हम लोग किए थे कि जब, हाँ बिल्कुल, ये संस्यात्मा जो है ये 2004 में लिखते हैं, 2004 में संस्यात्मा, 1989 में जो ये लिखते हैं, यानी ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक हो गई। भारत भूषण अग्रवाल की बहुचर्चित पुस्तक जो है कौन सी, अग्निलिख है, यानी अग्रवाल जी की अग्निलिख है, यानी सी का पहला। और अग्निलिख का प्रकाशन वर्ष जो है ना, याद रखेंगे कि वो 1976 है, ये भी याद, बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है, 1976 इसका। और कुंवर नारायण आत्मजयी की चर्चा तो हम लोग कई बार कर गए, बस आप ये याद रखिएगा कि इसका डेट यही जो है 1965। आप जो है ये निर्वाचित नहीं है, ये निर्वासित है, निर्वासित कविताएं जो हैं ये जो है ना भगवत राम एक कवि हैं, उनकी कविता है। चलिए अगला देखिए, राधे राधे भाई मथुरा से। आइए 34वां, मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगा। अखिलेश, नमिता सिंह, राजेंद्र कुमार, प्रभाकर श्रोती यानी किस पत्रिका से संबद्ध रहे हैं। वर्तमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें से कौन कौन से रहे हैं, तो आप इसका उत्तर बता दीजिए, जल्दी बताइए। निश्चित तौर पे अखिलेश की बात अभी भी हैं, तद्भव के जो है संपादक, है कि नहीं, यानी पहले का 3 हो गया। नमिता सिंह निश्चित तौर पे वर्तमान साहित्य की हैं। राजेंद्र कुमार जो है बहुवचन के थे उस समय, बहुवचन जो वर्धा से निकलती है, इसकी चर्चा हम किए थे उस दिन की जो है समकालीन पत्रिकाओं में, आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने अपडेट दिया है, यानी जो वर्तमान में पत्रिकाएं हैं उसकी हमने चर्चा किया है उस वीडियो में, नेट की परीक्षा के समय। प्रभाकर श्रोती जो है ना ये पूर्वाग्रह से हैं। और समयांतर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा पंकज बिष्ट, पंकज जी का नाम याद रखिएगा, पंकज बिष्ट का, बिल्कुल। यानी कुल मिला के जिन लोगों ने डी उत्तर दिया है उनका उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं जल्दी। कहानी और कहानीकार को लेकर अब यहाँ जो सदगत, बिसाती, दो बांके, पाजेब, प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, गुलेरी या फिर भगवती चरण वर्मा। चलिए जल्दी जल्दी हल करें, कई लोग जो है, कई लोगों की शायद जो है नींद भी लग रही है। तो बहरहाल सदगत की बात करें तो निश्चित तौर पे इसकी रचना प्रेमचंद कब करते हैं, 1930 में करते हैं। बिसाती की चर्चा करें तो बिसाती तो वह शुक्ल जी इसकी चर्चा करते हैं। ये जो है ना दो बांके किसकी है, ये जो है भगवती चरण वर्मा की कहानी है, 1930 में लिखते हैं। और पाजेब तो पायल नहीं, पाजेब तो सबको पता है, 38 के बाद 1948 में जो है ये इसकी रचना कौन करता है, जैनेन्द्र करते हैं। और गुलेरी जी की बात हम जो है कई बार किए भी, बिल्कुल डी सही है कि नहीं, डी है ना, 100% डी है। अगला देखिए, पंक्तियों के साथ उसके कवियों का सुमेल कर दीजिए। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, है कि नहीं, सुर है। मन लेत पदेत छटाक नहीं, तुलसीदास। जैसे उड़ी जहाज के पंछी पुनः जहाज पे आता है, गिरा आनयन नयन बिन बानी रस। इसी का उत्तर बताइए। तो भाई अगर शेष, महेश, गणेश की बात करें
तो शेष महेश गणेश याद रखिएगा, ये रसखान है जी। मन ले तप देत छटाक नहीं, कौन? ये जो है ये घनानंद दिख रहे हैं आपके, यानी दूसरे का तीसरा घनानंद का है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर से आता है, भाई सूरदास हैं, सूरदास हो गए। इसके बाद गिरा आनयन नयन बिनवानी, ये तो खैर प्रसिद्ध है। यहाँ कहीं कोई समस्या आपको है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी दूसरा ये तुलसी की है, यानी 4 3 1 2 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल 4 3 1 2 यहाँ भी जो अंतिम ही दिख रहा है, यानी बी इसका उत्तर सही है। अब रचना के साथ उसकी विधा को बताइए, ये बढ़िया प्रश्न है। शब्द और मनुष्य काशी काशी ईला पैरों में पंख बांधकर, विधा बताइए कौन सी विधा की रचना है? बिल्कुल बिल्कुल, अगला बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए शब्द और मनुष्य जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कि ये याद रखिएगा शब्द और मनुष्य जो है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा किए थे। ये इसकी विधा आलोचना है, जिसकी रचना कौन करता है? अभी हम बताए थे आपको, परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव करते हैं। निश्चित तौर पे जो है किसकी है भाई? 2000 में उपन्यास लिखा था ना किसने? ये 2000 में उपन्यास लिखे थे, ये तो इस पे फिल्म भी है। इला जो है ना, इला नाटक है। इला किसका नाटक है? इला जो है प्रभाकर श्रोत्रिय का नाटक है, श्रोत्रिय का नाटक है। कलम बताते हैं कि कब जो है क्लास जो है इसको, और पैरों में पंख बांध कर जो है, ये तो बेनीपुरी का याद ही होगा। और कई बार यात्रा वृतांत की चर्चा हम लोगों ने की, तो पैरों में पंख बांध कर जो है बेनीपुरी 52, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका उत्तर आप लोग बता ही दिए हैं कि जो है सर जो है इसका उत्तर सर बी होगा। तो चलिए हमने आपके साथ अब उपन्यासों को बांट लेते हैं यहाँ पर पात्रों के साथ। रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र और अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का मृणाल, नीलिमा, योके, तारा और सोफिया, इसे बता दीजिए। हमें लग रहा है कि 38 दो और प्रश्न हैं। तो अगर रंगभूमि की बात करें तो निश्चित तौर भाई रंगभूमि की सोफिया पात्र तो फेमस है ही, प्रेमचंद सोफिया है। अगर हम बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच का की पात्र कौन है इसमें बताइए? झूठा सच कौन है? तारा है, तारा हो गए झूठा सच। त्यागपत्र मृणाल हो गए। अंधेरे बंद कमरे में कौन हो गया? नीलिमा। तो निश्चित तौर पे आपके उत्तर आ ही गए हैं, और की जो है सी होगा। बिल्कुल, चलिए आप मान लीजिए 5 हो गया पहला, दूसरे में 4 हो गया, तीसरे में 1 हो गया, और चौथे में 2 हो गया। यानी 5 4 1 2 कहीं दिख रहा है? 5 4 1 2 आपके उत्तर सबके सही हैं। ठीक है ना? अगला देख ले जल्दी जल्दी, चूंकि पात्र और उनके नाटकों की बात है यहाँ पर। देवसेना, विशु, गांधारी और सावित्री, कोणार्क, आधे अधूरे, स्कंदगुप्त और रात रानी, अंधायुग, इसका उत्तर बताइए। तो देखिए देवसेना ये आ गई, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। विशु जो है जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क। गांधारी, गांधारी का अंधायुग। सावित्री आधे अधूरे। यानी यह प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब बस हो गया। यानी इसका उत्तर सीधी सी बात है, इसका उत्तर भी आप जो है 3 के बाद जो है 1 हो गया, 1 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 2 हो गया। अगला देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है। ये चूंकि नेट का प्रश्न था इसलिए आ गया यहाँ पर कि जो है सही शब्द वही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। बिल्कुल सही है, निश्चित तौर पे सही है, दोनों सही है। क्योंकि जो अंतराल होता है, मान लीजिए कि जो है एक शब्द यहाँ पर है कि नहीं, एक शब्द यहाँ पर है, एक शब्द उसके अंतराल, शब्दों के बीच के अंतराल है। अंतराल का अर्थ ये है कि इसमें जो भाव छिपे हैं, ठीक है ना, शब्दों में, वो निश्चित तौर पे क्या होगा, इन भावों के साथ जो है आपको कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने जो है कहते हैं ना कि छोटे में थोड़े में बहुत पढ़ा, गागर में सागर एप्लीकेशन से जरूर जुड़े। इस कारण जुड़े